लोग कहते हैं 7 चक्र यहाँ पर होता है, पर इससे भी ऊपर एक चक्र है, इसे बिंदु चक्र कहते हैं। ओके। कई लोग इसे आत्मन चक्र बोलते हैं, शून्य चक्र भी कहते हैं। आप यहाँ चले जाते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इससे याद आ गया कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बेटर कौन है। हाँ। ये क्वेश्चन तो डिबेट तो मेरे को हर वक्त फेस करनी पड़ती है। जितने बार आप मेडिटेट करो उतने हर बार भी आपको एक्सपीरियंस ना हो। ऐसा नहीं होता कि मेडिटेशन हर बार हो जाता है। अगर हम भी मेडिटेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ध्यान नहीं रखता। ये बहुत नॉर्मल है। ऐसा कहना कि हर बार वो स्टेट आती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा भी होता है कि मतलब जो पास्ट लाइफ में मैंने नंबर यूज किया है वो मुझे इस लाइफ में वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बट कब? जब कोई कर्म बचा होता है। ओके। कर्म एक्सीड नहीं करता अपने आप को। 369 यूनिवर्स का प्रिपरेशन नंबर कहते हैं। मतलब यूनिवर्स की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आप निकाले वो 369 के आसपास आती हैं हमेशा। ये कई बार कहते भी कि हनुमान में और रावण में बहुत सिमिलरिटी थी। अच्छा। ये बहुत डर लगा था कई बार भेजते वक्त लोगों को कि तुम जिसके पास भेज रहे हो इसे, वो इसका ही जैसा ही है। जब रावण ने पहली बार हनुमान को देखा था तो ज्ञान हो गया था कि इसके पीछे जो खड़ा होगा ना वो भी बहुत तगड़ी चीज होगा। बट हमारी डेथ भी प्रीडिटरमाइंड होती है नंबर्स के बेसिस पे। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। दोस्तों, जैसे ही हमारा जन्म होता है हम नंबर्स के आसपास घिर जाते हैं। हमारा पूरा साल 365 दिनों से बनता है। हमारा पूरा साल 12 महीनों में डिवाइडेड है। हमारा दिन 24 घंटों में डिवाइडेड है। हमें अपने आसपास नंबर्स बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं और हर नंबर का अपना एक खुद का सीक्रेट होता है। और इस सीक्रेट को अगर आपको अनलॉक करना है तो आपको समझना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी को। आई ट्रूली बिलीव नंबर्स यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करने की। इसी वजह से तो हम एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जन्म लेते हैं ना, और हमारी पूरी लाइफ नंबर्स से गवर्न होती है। आज के इस खास न्यूमरोलॉजी के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे न्यूमरोलॉजी के कुछ सीक्रेट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। न्यूमरोलॉजी और नंबर्स के इसी सीक्रेट को डिकोड करने के लिए आज का कॉन्वर्सेशन हमने किया है, एंड दैट टू विद अ रेकी ग्रैंड मास्टर मिस्टर सिद्धार्थ भारद्वाज, जो कि इंडिया रेकी फाउंडेशन के फाउंडर भी है। सिद्धार्थ इज ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। वो एक एक्सपर्ट शामन भी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी है। सिद्धार्थ जी को नंबर्स के बारे में बहुत गहरा नॉलेज है और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने कई सारे नंबर्स को लेके सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर किए। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि आपको कभी किसी ने नहीं बताए। इनफैक्ट सिद्धार्थ जी ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आंसर किया इस एपिसोड के दौरान। क्या हमारे नंबर्स से हमें अपनी डेथ के बारे में भी पता चल सकता है? तो चलिए नंबर्स को डिकोड करते हैं इन 3, 2, 1। सिद्धार्थ सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है शो पे। पिछली बार जहां हमने बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ के बारे में बात की थी, हमने कुछ आपके पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस के बारे में भी बात की थी, एग्जॉर्सिज्म के बारे में बात की थी, जिसके बारे में लोगों ने हमें बहुत सारे कमेंट्स दिए थे। ऑल्दो उस एपिसोड में थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस थे, सो दिस इज ऑन ऑडियंस डिमांड। अगेन वी हैव यू हियर एंड इस टाइम ऑडियो इज परफेक्टली फाइन, सो वील स्टार्ट रोलिंग। सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। एक बार गायत्री पाठ करते हैं, जी आगे बढ़ाते हैं। ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव सर। हर हर। तो आज हम न्यूमरोलॉजी से शुरू करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी, ऑल्दो हमने बहुत ज़्यादा बात की है इस चैनल पे न्यूमरोलॉजी के बारे में, आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव फर्स्टली कि न्यूमरोलॉजी आपके अकॉर्डिंग क्या है, किस तरह से हमारे लाइफ में इसका रोल होता है। ओके, एक्चुअली एक क्वेश्चन ना लोग कई बार हमसे करते हैं कि सर एक तरफ तो आप हीलिंग की बात करते हो और एक तरफ आप कहते हो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का भी रेलेवेंस है। और इवन जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम पहले एनर्जी गाइडेंस लेते हैं कि हम उससे क्लाइंट को रिसीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्लाइंट हमें नहीं लेना होता और हर क्लाइंट के लिए हम नहीं होते।
उसके बाद में मैं चार्ट स्कैनिंग करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली प्लस न्यूमरोलॉजिकली प्लस ऑरा स्कैनिंग। अब क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेलेवेंस है इस चीज का, ये कहां तक जाता है। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर एक फ्रीक्वेंसी है। लोग समझते हैं नंबर्स का मतलब खाली एक इंप्रेशन से होता है, राइट, कि इसकी रेमेडी कर ली, उस नंबर की रेमेडी कर ली, बट एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन थ्योरी। हर नंबर अपना एक वाइब्रेशन मैकेनिज्म लेके आता है, और अगर हम उसे समझ लें तो हम अपनी लाइफ के कर्म समझ सकते हैं। वाइब्रेशन कर्म है, और अगर ये पैटर्न हम ऑब्जर्व कर लें, ये अगर हम वाइब्रेशन का पैटर्न ऑब्जर्व करके समझ लें तो हमें पता लगेगा हमें करना क्या है। लोग आते हैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या न्यूमरोलॉजिकल लेके कि आप प्रेडिक्शन दीजिए, राइट। क्वेश्चन ये होना चाहिए हमें अपना कर्म बताइए। ओके, जो हमारा कर्म है जिसे हम करने के लिए दुनिया में आए हैं, हमें वो बताइए। सो न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी आपका कर्म डिफाइन कर सकता है। एग्जैक्टली। ओके, आप जब यूनिवर्स में आते हैं आप डेट लेके आते हैं, ना नाम होता ना और कोई पहचान होती, सरनेम नेम बाद में ऐड ऑन होता है। राइट, बट जब हम आए हैं तो एक डेट फिक्स कर दी यूनिवर्स ने और टाइम फिक्स कर दिया। ओके, तो आपके अंक तो पहले से ही फिक्स हैं कैलकुलेशन माहौल के हिसाब से। अब हर अंक के साथ एक कर्म जुड़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर इज डायरेक्टली विद कोरिलेशन विद योर मेंटालिटी एज वेल एज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। ओके, जैसे एक सीक्वेंसिंग होती है कि हम डेट को अगर ऑब्जर्व करें तो वहां 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा स्टार्टिंग का डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। अगर आप इन तीनों को ढंग से देखेंगे ना तो आपके लाइफ के 3 पड़ाव होते हैं ये, कि आपकी लाइफ का फर्स्ट हाफ कैसा होगा, मिडिल हाफ कैसा होगा और लास्ट हाफ कैसा होगा। तो इंसान को किस सेगमेंट में क्या मिलने वाला है वो पहले ही समझ सकता है। ओके, डेट के अंदर भी अगर आप देखें तो डबल डिजिट जो होती हैं डेट्स, वहां पर 2 डिजिट डेट के, 2 मंथ के और 4 ईयर के। तो अगर इन 3 टाइटल्स में से और डिवीजन करें तो 8 सब टाइटल बनते हैं। ओके, ह्यूमन कर्म इसी के हिसाब से निकाला जाता है। लोग ये कह देते हैं बहुत बार, अभी मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट से सुना था कि, और कंसल्टेशन भी उन्होंने इसी वजह से ली थी कि सर मेरा नंबर 1 आ रहा है, किसी ने अपने YouTube चैनल पे बोला कि 1 और 8 आपस में मैचिंग में नहीं होते, ये ईयर 8 का है 2024, राइट, तो क्या मेरा 1 इस ईयर से मैच करेगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कुछ खराब होने वाला है। राइट, और मैम का जो नंबर था वो था 28। अब 28 से उन्होंने कहा 10, 2 + 8 और उससे कर लिया उन्होंने 1। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर आप सही हैं तो 1, 10, 19 और 28 इन सब का फ्यूचर एक ही होना चाहिए, इनमें डिफरेंस है। पूरी प्रेडिक्शन के बाद में, पूरी गाइडेंस के बाद में उन्हें भरोसा हो गया कि एक्जैक्टली जो नॉलेज दी गई थी ना वो एक चंक में दी गई थी, वो पूरी बातचीत नहीं थी। और उन्होंने उस बातचीत का रिजल्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया अपने माइंड में कि मेरे साथ तो कुछ बुरा होने वाला है। एंड शी वाज सो स्केप्टिकल कि उनके सारे क्वेश्चन इसी बात पे बेस्ड थे। और सेशन के बाद में उन्हें लगा कि मेरे साथ कोई बुरा होने वाला नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग बुरी की नहीं है। मैंने एक तो मेरा लॉजिक ये भी दिया मैंने कि 28 के अंदर 8 आ रहा है, इस साल में भी 8 है, तो कोई तो रेलेवेंस आपके साथ सही बैठ रही होगी। राइट, मून का सैटर्न के साथ होना, 2 और 8 का साथ में होना शायद कोई डिफिकल्टी क्रिएट कर दे, मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, पर आपके पास पॉजिटिव भी तो है। तो बहुत बार लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर ना चीजें समझते नहीं है। रेकी के अंदर हम क्या होता है कि थोड़ी एक ऐसी साइंस पे चलते हैं जहां पर सब कुछ बिलीफ पे बेस्ड है। ओके, अब क्या होता है आजकल की बिलीफ बड़ा ही एक ना सब्जेक्टिव वर्ड है। आप लॉजिकल माइंड को कैसे समझाओगे बिलीफ के बारे में, राइट? और जो लोग हमारे पास एक लॉजिक सिस्टम लेके आते हैं उन्हें कैसे बताओगे कि तुम आंखें बंद करके बस हीलिंग पे विश्वास करो और काम हो जाएगा, वो नहीं मानेंगे। तो हमें वहां पर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का यूज करना पड़ता है उनके उस अफर्मेटिव और नॉन अफर्मेटिव माइंड को एक साथ सेटिस्फाई करने के। ओके, बट सर आप इसके आगे जाओ उसके पहले एक और छोटा सा डाउट है जो मुझे बहुत बार कमेंट्स में भी लोगों ने पूछा है, विच इज़ कि न्यूमरोलॉजी जब आप आपका चेक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जो भी आप कोई भी चीज़ चेक कर रहे हो, वाई इज इट कि आप वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग देख रहे हो, जबकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सब तो एक सनातन धर्म का पार्ट है हम कह सकते हैं, तो हम वेस्टर्न कैलेंडर्स क्यों देख रहे हैं? क्यों हम हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसे नहीं देखते? देखिए, जहां तक वेस्टर्न और ईस्टर्न कैलेंडर की बात आती है ना, यहाँ 2 कैलेंडर होते हैं, सन कैलेंडर, एक मून कैलेंडर। हम दोनों पे देखते हैं। ओके, मैं तिथि के हिसाब से भी प्रेडिक्शन देता हूँ और मैं सूर्य के हिसाब से प्रेडिक्शन देता हूँ। तो चंद्रमास और सौर्य मास जो कि कहा जाता है, हम दोनों के हिसाब से देते हैं। ओके, आप किस तिथि को पैदा हुए हो, जैसे कोई इंसान है अष्टमी को पैदा हुआ है, मून के 8वें फेज में अष्टमी कहते हैं, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की होगी? 15 दिन का एक फेज ड्यूरेशन होता है, अष्टमी उसका लगभग आधा है,
ओके 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आता है। तो एग्जैक्टली आप मेरिडियन के लगभग हाफ पे आए हो। जो इम्पैक्ट अमावस्या पूर्णिमा का आएगा उसका आधा इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा। ओके चतुर्थी को जो पैदा होगा उसके ऊपर 1/4 इम्पैक्ट भी आएगा। द्वितीया को जो पैदा होगा उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे सिस्टम के अंदर जो मैं पढ़ाता हूं उसके अंदर हम मून और सन दोनों को रेलेवेंट। बट विच वन इज मोर एक्यूरेट, मतलब ऐसा कुछ होता है कि ओके जैसे एक क्वेश्चन और आता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इससे याद आ गया कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में बेटर कौन है। हाँ ये क्वेश्चन तो डिबेट तो मेरे को हर वक्त फेस करनी पड़ती है। दोनों सही हैं। समझने वाले जिन्हें पता है वो दोनों से सेम प्रेडिक्शन निकाल देते हैं। इवन टैरो के अंदर भी हमने काम करके दिखाया कि एक प्रेडिक्शन दी न्यूमरोलॉजी से, एक प्रेडिक्शन दी एस्ट्रोलॉजी से और एक टैरो से। राइट, तीनों में सेम आंसर। ओके मेरे पास में रीडर थे, मैंने उनसे कहा कि आप टैरो निकाल लीजिए, साइड में रख लीजिए, मैं न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्शन देता हूं, दोनों के दोनों प्रेडिक्शन को टैरो से मैच करना, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन। ओके इंसान का कंफ्यूजन ना अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। हम अपने स्केप्टिकल माइंड को ना कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो वहां कंफ्यूजन आता है। अगर आप जानते हैं विद्या तो तीनों का आंसर एक ही डायरेक्शन में है। एक बात और, हीलिंग वाले जो लोग हैं, जो हम जिन्हें एड्रेस करते हैं और लोग कहते हैं कि आप तो हीलर हैं, आपको तो खाली हीलिंग पे भरोसा होना चाहिए। नो डाउट हम हीलिंग पे भरोसा करते हैं, बट क्या होता है, ह्यूमन माइंड को पहले एड्रेस करना होता है। हम भी देख लेते हैं न्यूमरोलॉजिकल या एस्ट्रोलॉजिकल वे से कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या हम कुछ ऐसा भरोसा तो नहीं दे रहे जो कि हमारा बस फेथ है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए हैं, अभी मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं और कैंसर में मेरा पूरा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है सबसे ज्यादा लेवल पे। ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, शिज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, इस पे काफी काम कर रहे हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इस पे भी काफी काम कर रहे हैं। वहां पर हमने कई सारे क्लाइंट्स को बता दिया कि ये होने वाला है, एक बहुत थिन लाइन अवेलेबल है, आप अवेल कर सकते हैं। रिस्क है, आगे जाकर रिस्की हो सकता है, बट 1-2 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा। क्लाइंट अश्योर्ड हो गया कि मेरा पेशेंट कैसा होने वाला है। अश्योरेंस के लिए काम करता है, हमारे भी क्लाइंट के भी। तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ हीलिंग एंड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। राइट, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी है। आपके डेट में, मेरी डेट में एक नंबर कैद है जो हमें यूनिवर्स ने गिफ्टेड रूप में दिए कि ये हमारा कर्म है। ओके अगर एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ श्योर। जैसे मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 है। अगर मैं 2 और 9 से दुनिया में आया हूं तो पहले मेरा माइंड सेट जो है वो 2 और 9 के साथ चलेगा। मेरी पर्सनालिटी 2 और 9 से चलेगी। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 11 भी बनता है, उन्हें फर्दर ऐड करेंगे तो 2 भी बनता है। करेक्ट। तो मेरी पर्सनालिटी के 3 शेड मिलेंगे, जो एक बार 2-9 से गवर्न होगा, एक 11 से गवर्न होगा, एक 2 से गवर्न होगा। सो 2-9 से गवर्न होगा, उसका मतलब क्या होता है? एज इन की 2 और 9 के जो अलग अलग चीजें हैं वो आप में साथ में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। Okay. इसमें होता क्या है, लेवल्स होते हैं हर किसी पर्सनालिटी के। आप मुझसे अभी मिले, मेरी एक पर्सनालिटी दिखेगी। आप मेरे साथ कुछ घंटे बिताएंगे, एक और पर्सनालिटी मिलेगी। Okay. आप मेरे साथ जिंदगी बिताएंगे, एक और पर्सनालिटी मिलेगी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये सेल्फ के पार्ट होते हैं। तो हम किसी के नंबर से उसके सेल्फ को जान सकते हैं। सिंपल नंबर और कंपाउंड नंबर के हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। ओके कि कितना सेल्फ वाला इंसान है। बिजनेस करना हो, जिंदगी जीनी हो, वहां पे समझने में काफी हेल्प करता है। डेट ऑफ बर्थ, टोटल और डेट, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। कहीं पर आपने सुना होगा मूलांक, भाग्यांक, करेक्ट, साइकी, डेस्टिनी, ड्राइवर, कंडक्टर, ये तो बड़ा फेमस चल रहा है आजकल। आजकल इस पे तो बहुत थ्योरीज बना रखी हैं कि क्या ड्राइव करता है, क्या कंडक्ट करता है। डेट, केवल डेट आपके सोच को दिखाती है। डेट ऑफ बर्थ का एडिशन आपके विचार को दिखाता है। आपकी सोच दुनिया नहीं जानती, बट आपके विचार दुनिया तक पहुंच जाते हैं। वो आपके ऑरा के थ्रू पहुंच जाते हैं, आपकी बातों के थ्रू पहुंच जाते हैं, या आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू पहुंच जाते हैं, किसी भी तरीके से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को समझते हैं तो हमें पता लगता है इंसान यहां तक सोच में जाएगा। टोटल डेट ऑफ बर्थ को समझ के हम उसका फ्यूचर, उसका करियर, विजिबल पार्ट टू द वर्ल्ड, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, इनविजिबल पार्ट और हिडन पार्ट, डेट, केवल डेट से निकलता है। ओके तो छुपा हुआ पार्ट अगर जानना होता है तो हम केवल डेट का इस्तेमाल करते हैं। जो विजिबल में करेगा वो हम टोटल डेट से जानते हैं। गॉट इट। ओके तो आपको किसी से बिजनेस करना हो तो टोटल डेट ऑफ बर्थ का एड्रेस या नेम का टोटल कर लीजिए। उसका किसी जगह के बारे में जानना हो, आप उस एड्रेस का टोटल कर लीजिए। किसी कार के बारे में जानना हो, उस कार का नेम लेके टोटल कर लीजिए। तो आपके फ्यूचर में वो चीज फिट इन होती है, नहीं होती है, ये आप निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग।
हर नंबर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैचअप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कंट्रोवर्शियल होगे या नॉन कंट्रोवर्शियल होगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपका मेंटल नंबर, साइकी नंबर कॉन्फ्लिक्टिंग होता है तो आपका झगड़ा बहुत सारे लोगों से होता रहता है। ओके। अगर आपका साइकी नंबर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, आप बहते बहते निकल जाओगे। तो हम जैसे एक मजाक करते हुए कहते हैं कि मून और मर्करी बड़े फ्लेक्सिबल नंबर्स होते हैं, करेक्ट, कहीं से भी निकल जाते हैं। तो किसी का अगर साइकी नंबर या डेट खाली अगर बात करें वो मून मर्करी बेस्ड है, कहीं से बहते हुए निकल जाएगा। ओके। यदि किसी के नंबर में, माइंड नंबर में या साइकी नंबर में, या फिर उसको हम कहते हैं मूलांक में, अगर वहां कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर है, लाइक सन, लाइक मार्स, इवन जुपिटर भी कभी कभी लेवल पे इनका कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं होता है, इनके साथ गुजारा करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि इनका अपना एक पर्सनल सेल्फ होता है। ये थोड़ा तो एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद डिफिकल्टी आएगी। तो ये हम ऐसे मजे करते करते समझ सकते हैं। और फिर ये साथ साथ हो सकता है कि आपकी डिसीज किस कारण से है, राइट, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी है या आपके फ्यूचर की क्रिएटिविटी होने वाली है। So, ये भी न्यूमरोलॉजी बिल्कुल आप बता सकते हैं किसी के साथ। ओके। सो एक एग्जाम्पल के लिए बर्थ डेट लेते हैं, उसे आप जी। ब्रेक डाउन करिए, जो आपने अभी तक चीजें बताई उसके बेसिस पे। ठीक है। सो कोई भी डेट लो, 25 नवंबर 1983। 25 नवंबर 1983। ठीक है जी। अब 25 नवंबर 1983 के अंदर हमारे पास डेट में दो डिजिट आ गए, 2 और 5। करेक्ट। मंथ में 11 और ईयर में 1983। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पर्सनालिटी मल्टीपल नंबर से बनी हुई है और ये काफी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, क्योंकि आपने मुझे डेट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मंथ में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और ईयर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। ध्यान से देखें तो इस ईयर का टोटल 3 आ रहा है, 12 से 3 आ रहा है। 1983 का मतलब टोटल इज 3। और हमारे अगर मंथ को देखें तो 11 है। पाइथागोरन सिस्टम जिसे हम कंसिडर करते हैं, इसके अंदर 11, 22, 33 ऐसे डबलिंग डिजिट्स जो होते हैं मास्टर नंबर कहलाते हैं। ओके। और मास्टर, हाँ, इसका मतलब होता है कि ये एक नंबर डबल की प्रॉपर्टी रख के बैठा है। ओके। 1 is twice, 2 is twice, 3 is twice. Right. So you are showing or reflecting a double personality. ओके। That is a superior character of one number. अब ये ईगो का मार्कर भी हो सकता है, ये एग्रेशन का मार्कर भी हो सकता है, प्लस अगर आपने काम कर लिया तो आपकी एनर्जी बहुत प्यारी कर सकता है। ओके। इन नंबर्स को हम जनरली ऐड नहीं करते, इनको एज इट इज छोड़ते हैं। अगर डबलिंग डिजिट्स है तो उन्हें ऐड नहीं करेंगे। मास्टर नंबर्स, मास्टर नंबर्स, हाँ, या उन्हें ऐड नहीं करेंगे। गुरु नंबर कह देते हैं कई बार कई लोग। तो बट इसके जगह अगर ये दिसंबर होता, 12 होता, तो उसे ऐड कर देते, उसमें 2+1 कर देते हैं। ओके। अगर हम यहाँ पर देखें 25 की पर्सनालिटी है, 25 की पर्सनालिटी 7 नंबर क्रिएट करती है। यहाँ पर आएगा 11, आगे जाके आ रहा है 3, तो अगर हमें ऐड करना होगा दैट इज 7 + 11 + 3। ओके। इस तरीके से हम पर्सनालिटी को निकालेंगे और यहाँ से इसका एक सेल्फ निकल के आएगा हमारे पास। 21 टोटल बनेगा और फिर से 3 आ जाएगा हमारे पास। एक बेसिक पर्सनालिटी एनालिसिस। बट एक बात और बताता हूँ, आपने 1983 कहा, इसमें 19 तो पूरे सेंचुरी का नंबर है, मतलब 19th सेंचुरी, अच्छा, okay, 18th सेंचुरी, okay. तो 19 तो पूरी सेंचुरी का नंबर है, वहां से 1 ऑफ 10 होगा। मैं पर्टिकुलरली अपनी रीडिंग्स में 83 को सेपरेट रीड करूंगा, ओके, और 1 को सेपरेट रीड करूंगा। ऐसा क्यों? पर्सनालिटी को और एनालाइज करने के लिए। इसे हम कहते हैं डाइसेक्शन ऑफ अ पर्सनालिटी। ओके। मेरे पास जब क्लाइंट आता है तो मैं देखना चाहता हूं कि उसमें क्या क्या भरा है यूनिवर्स ने। एक होता है सोच, मेंटेलिटी, वो आती है डेट से। एक होता है मंथ, यहां से हमारे पास में आती है ब्लेसिंग्स। और एक होता है ईयर, यहां से आता है हमारा लक फैक्टर। राइट। तो ईयर जिसे हम कहते हैं वो हमारा लक का क्वोशंट दिखाता है। मंथ जो होता है वो ब्लेसिंग क्वोशंट दिखाता है। और जो हमारा मेंटेलिटी है वो हमारे पास साइकी नंबर से या खाली डेट नंबर से आती है। ओके। अगर ऐसे कोई किसी का एनालिसिस करेगा ना, सारी पर्सनालिटी बाहर आती है। अब मैं इस इंसान का एनालिसिस करके देखूं तो मुझे पता है इसकी सोच कैसी होगी। मर्करी प्लस मून, 2 नंबर मून को दिखाता है, 5 नंबर मर्करी को दिखाता है, लीडिंग टू द केतु फॉर्मेशन, दैट इज नंबर 7। सर एक और चीज करते हैं। Sure. मेरा डेट लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ठीक है, और उसको आप डाइसेक्ट करिए, देन आई कैन टेल यू कि ठीक है ये मुझे सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, बताइए। 07/11/97। एंड बाय द वे ऑडियंस को भी मैं बता दूं, अगर आपको सेम चीज़ें करवानी है, सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ। ठीक है, थोड़ा सा आपकी हेल्प लेंगे इसमें। हाँ सर, आप मेरे साथ काम करेंगे। 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, 11 नंबर आपका मंथ ऑफ बर्थ, 1997 का टोटल हमारे पास 17, 18, 7, हाँ
17 हो गया, Yeah. उससे हमारे पास 8 आ जाएगा नंबर। मुझे आपकी टोटल पर्सनालिटी अगर निकालनी हो, डेस्टिनी नंबर निकालना हो, 7 + 11 + 8। 7 कहाँ से आया? डेट ऑफ बर्थ से, 11 मंथ से, और 17 से 8। Yeah. इन तीनों को अगर हमने ऐड करा तो हमारे पास नंबर आया, दैट इज 18 + 8 26। 26। ठीक है, मेरा मैथ्स वीक है सर। दैट्स ओके सर, इट्स ओके, इट्स नॉट अबाउट मैथ्स, इट्स अबाउट द एनर्जी। या श्योर। अब आपका लाइफ का टोटल अगर मैं देखूं तो 26 नंबर से आपका डेस्टिनी निकल के आ रहा है, और 7 नंबर से आपका मेंटालिटी निकल के आ रहा है। मैं अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करूं तो आई विल से अ वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, नॉट एक्सट्रोवर्ट बट इंट्रोवर्ट। स्पीक लेस, डू मोर। टाइम आएगा पता लग जाएगा। ज्यादा बातें करनी प्रेफरेंस में नहीं है, ना घर में ना बाहर। अपना एक हिडन गेम चलता है, एक विजिबल गेम चलता है, तो 2 गेम चलेंगे। बैकअप का भी बैकअप चल रहा है। इमोशनल साइड पे फ्यूचर में ज्यादा थोड़ा डिफिकल्टी है, क्योंकि आपको हिटिंग बार बार करनी पड़ेगी कार्मिक क्लियरेंस के लिए। ओके। लोगों को कई बार 1 शॉट अटेम्प्ट मिलते हैं, आपको तो शायद 2 शॉट या 3 शॉट करने पड़ेंगे सेम काम के लिए। ओके। मन पर ज्यादा इंपैक्ट है, इमोशंस पर ज्यादा इंपैक्ट है। लाइफ पार्टनर या कहीं मैच मेकिंग में जाएंगे, थोड़ी सीरियसनेस लेके जाएंगे। और उसी में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेज आएगा भी रिलेशनशिप में आगे जाकर। इनिशियल फेज हो सकता है जो एक हनीमून पीरियड कहते हैं, बड़ा प्यारा चले, बट आगे जाकर वो डिफिकल्टी वाला है, क्योंकि वहां पर आपका जो सीरियस फैक्टर है वो सामने आना शुरू होगा। ओके। तो 7 नंबर जो होता है ये अकेले होने का नंबर होता है। 7 नंबर किसी बहुत बड़ी चोट से उभरने के बाद एक्टिवेट होता है। ओके। लाइफ में कोई एक झटका आता है तब उसकी सेकेंडरी पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रेज होती है। जैसे हम कहते हैं कि शैडो सेल्फ राइज होता है। 26 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कार्मिक नंबर कहलाता है, कि आपका कुछ ऋण है पीछे से बचा हुआ, जो आपको अपने बेसिस पर क्लियर करना होगा। पीछे से बचा हुआ मतलब पिछले पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, आपके पितरों से भी, आपके फोरफादर्स से भी, आपके एंसेस्ट्री से भी। 26 के ऊपर ओवरलोड बड़ा होता है। आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई करी जाएंगी। कभी कभी ऐसा होगा लाइफ में, आप मजबूर होकर फेस करेंगे कि भाई बस कर दो, सबसे इतनी उम्मीद नहीं कर रहे, मुझसे कर रखी है। ओके। और कई बार ऐसा होता है इनसे कोई उम्मीद करता ही नहीं है, कि इनका शेडो सेल्फ जो होता है वो इतना हिडन होता है कि इनको देख ही नहीं पाते लोग। 8 नंबर स्टेल्थ का नंबर है। 8 नंबर का गेम प्लान किसी को नहीं पता होता सिवाय 8 के। इसे कंफ्यूजिंग माइंड भी कहते हैं। कंफ्यूजिंग इस तरीके से कि इमोशनली आप इसे घुमा दें तो कहीं भी जा सकता है, छोटा बच्चा है। सन का, इसे ऐसा बच्चा कहते हैं जिसके साथ सन का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो इसने डार्क वर्ल्ड सेलेक्ट कर लिया कि जहां जहां सन नहीं होता वहां वहां सैटर्न होता है। तो ये लोग ना दुनिया में चमक दमक से दूर काम करेंगे, जहां पर कोई नहीं मौजूद होता है वहां काम करेंगे। ओके। अपनी पर्सनालिटी में भी थोड़ा डार्कनेस प्रमोट होगी, कि एक लैंप शेडी करके बैठना, एक डार्क रूम में बैठना, अपना एक काम करने का स्पेस भी क्लोज नेट स्पेस होगा, जहां पर बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। साइकोलॉजी के अंदर इसे हम कहते हैं एक हिडन पर्सनालिटी विद द शैडो सेल्फ। ओके। कि एक वर्ल्ड के सामने आ रही है, एक अंदर कहीं कुछ बैठी है पर्सनालिटी। चाइल्डहुड इश्यूज बहुत होते हैं पेरेंट्स से, स्पेशली फादर के साथ में एक लव हेट रिलेशनशिप बहुत बनता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है। अब आप बता सकते हैं ऑडियंस को कि मैं कितना सही बैठा, कितना है। बहुत एक्यूरेट, मतलब आई वुड से जितना आपने भी बताया उसमें 90% तो पूरा एक्यूरेट था। एग्जैक्टली। नंबर्स से हम किसी के बारे में ऐसे बता सकते हैं। देखिए नंबर्स, अभी तो मैंने बहुत एक आपको ब्रीफली हर चीज को नरेट किया, वो शायद आपके व्यूअर्स को भी पता होगा इन सब बातों के बारे में, बहुत सारे रीडर्स ने बताया हुआ है। इसके अलावा आपके कर्म क्या हैं? 7 नंबर डेट में, 8 नंबर टोटल में। आपको अपने 4 फादर्स के रास्ते पर या उनकी एजुकेशन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। एज इन इसको और थोड़ा, जी, आप अभी एक ऐसे फील्ड में हैं जहां पर रियल वर्ल्ड बहुत है, पर आपका सेटिस्फेक्शन ना रियल वर्ल्ड से होगा। जब तक आप उस शांति में नहीं बैठोगे ना, वो ध्यान में बैठ के एक्चुअली में समझोगे नहीं कि मैं क्यों आया, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ओके। दैट्स नंबर केतु, कि केतु को ध्यान में बैठना होता है। और लिखते वक्त भी हम केतु को अगर लिखें तो 7 का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि सिर झुका के ध्यान में बैठा हुआ है। हाँ, राइट। अगर 8 नंबर को हम देखें तो 8 का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे होता है, झुक के मुड़ के बैठा, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का नंबर कहते हैं इसे। नंबर का स्ट्रक्चर मैं अपने सिलेबस में पढ़ाता हूं, इसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ नंबर। ओके। नंबर के स्ट्रक्चर में ही उसका बहुत डीप एनालिसिस छुपा हुआ है। ये कुछ ऐसे डिसाइफर करने वाली चीजें यूनिवर्स ने आपके सामने दे दी, एक बहुत एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जिन्हें देखकर आप बता सकते हो पर्सनालिटी कैसी होगी। सर और भी नंबर्स का बताइए। जी, जैसे सन है अपराइट नंबर, वर्टिकल नंबर, एक ऐसी पर्सनालिटी जो नजर आएगी ही आएगी, करे चाहे कुछ नहीं, हाँ, नजर आएगी।
करेक्ट। एक नंबर वाले कुछ ना करें, उनका कार्य नजर आएगा, उनका ऑरा बबलिंग, चिरपी, एक एग्रेसिव भी ऐसा ऑरा होगा कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 10 लोग कमरे में बैठे हैं, एक नंबर वाला आएगा, कमरे में आतंक मच जाएगा, राइट। इनके आने पर कुछ चेंज तो आया है। आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, बट आप इन्हें डिनाई नहीं कर सकते। यू कैन इग्नोर देम एट एनी पॉइंट, बट इनकी पर्सनालिटी छुपती नहीं है। प्लान्स बड़े एब्रप्ट होते हैं, कभी कुछ प्लान चल रहा है, कभी कुछ प्लान चल रहा है। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, ये वन की पर्सनालिटी को कहते हैं। और दिन में कई शेड के प्लान बनाते हैं, रात तक अपने मॉर्निंग वाले प्लान को काट देते हैं। इनके साथ वाले इनके सारे प्लान को कॉपी करके फ्लरिश हो सकते हैं। ओके, दैट्स नंबर 1, वर्टिकल अपराइट नंबर। राइट। अगर हम 2 की बात करें तो 2 में क्या है? झुकाव, कर्व, कि 1 को डिसेंट बना दिया, झुका दिया, right. तो 2 बन गया। इसे शेषनाग भी कह देते हैं कई लोग, कि शेषनाग का जैसे ऐसे बैठने का स्ट्रक्चर होता है। तो एक ध्यान में मेडिटेशन स्टेट का नंबर होता है, तो 2 नंबर वाले लोगों का ध्यान से बड़ा गहरा संबंध होता है। वो रोते रोते भी ध्यान कर लेते हैं। ओके, इमोशनल होते हैं, झुके होते हैं, डोसाइल होते हैं, पर अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो उनकी कुंडलिनी बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। वाह, ओके। दुनिया की चीजें बाद में समझ में आती हैं, पर ध्यान, अध्यात्म, इमोशंस पहले कनेक्ट करते हैं। ओके। अपनी इंट्यूशन पे हमेशा डाउट करेगा नंबर 2, दूसरे की इंट्यूशन पे भरोसा करेगा और नुकसान उठाएगा। क्योंकि इनको ध्यान में बैठकर ऐसी ऐसी गाइडेंस आती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं आती। तो नंबर 2 का एक डोसाइलिटी, किसी भी नंबर के नीचे अगर आप फ्लैट लाइन देखते हैं, अगर कोई वर्ड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका मतलब है ग्राउंडिंग। राइट। इन नंबर्स की ग्राउंडिंग बड़ी अच्छी होती है। दीज पीपल बिहेव वेरी प्रैक्टिकली और वेरी ब्यूटिफुली व्हेन दे आर ग्राउंडेड। सर, आप एक और मूव करें उसके पहले, 1 को अब बहुत सारे लोग 1 नॉर्मल लिखते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल राइट इट लाइक वो इस तरह से भी लिखते हैं। आप कैलीग्राफी की बात कर रहे हैं। हाँ, कैलीग्राफी में क्या होता है कि अगर आप नंबर 1 को लिखते हो टेढ़ा लिख दें, जैसे कई लोग ऐसा 1 लिखते हैं, ये आपकी मेंटालिटी दिखाता है। अच्छा, किस अक्षर को आप कहां बेंड कर रहे हैं। हाँ। लेफ्ट बेंड कर रहे हैं तो आप इमोशनल सेल्सिटिव नंबर बना रहे हैं। राइट तरफ बेंड कर रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, तो अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊं तो मैं अपने राइट सेल्फ से बात कर रहा हूं आपसे, मतलब मैं एग्रेसिव सेल्फ की तरफ जा रहा हूं। ऐसे बैठने वाले लोग हमेशा एक एग्रेशन वाला फैक्टर लेते हैं, एक डोमिनेंस फैक्टर लेते हैं। जो लोग लेफ्ट बेंडेड होते हैं वो झुक जाते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशनल सेल्फ की तरफ जा रहे हो। नंबर की बेंडिंग या फिजिकल बेंडिंग आपके सेल्फ बेंडिंग दिखाती है। ओके, कि आप किस सेल्फ से बात कर रहे हो, और आप अपने पास्ट से कनेक्टेड हो या फ्यूचर की अप्रोच है। जैसे राइट को हम कहते हैं फ्यूचर, लेफ्ट को हम कहते हैं पास्ट। तो जिसकी लाइफ में पास्ट ओरिएंटेड अप्रोच चलती है, ज्यादातर इवेंट पास्ट, एग्जाम्पल पास्ट, हर चीज पास्ट की गड़ी पड़ी है, वो लेफ्ट ओरिएंटेड बनेगा। ओके, तो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन भी इंसान की सोच के हिसाब से होता है। राइट, इंटरेस्टिंग। यस। और आप कभी किसी को देखना पोस्चर में, नॉर्मल बैठे हो देखना, जो अपनी नॉर्मल लाइफ में बैठता है, तो हर किसी की टांगों का स्टांस होता है, हाथों का स्टांस होता है, बॉडी फ्रेमिंग होती है, वो एक्चुअली अपना नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, तो जैसे हम बॉडी लैंग्वेज रीडिंग कहते हैं, दैट इज एक्चुअली मतलब नंबर्स के थ्रू ही। एक्चुअली हमने जो आजकल नाम दिया बॉडी लैंग्वेज रीडिंग है, पर इसका जो ओरिजिनल नाम था ना, इसे हम एक साइंस में जानते थे, जहां पर हम कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र जो था, सामुद्रिक ऋषि ने एक शास्त्र बनाया था जिसमें कंप्लीट बॉडी एनालिसिस होता था। हमारे आज हम पामिस्ट्री को अलग करते हैं, हम प्रिंटिंग अलग करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग अलग करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अलग कर देते हैं। ये पूरा बॉडी तो है। आपको एनालाइज तो पूरी बॉडी करनी चाहिए ना। राइट। आपके अगर हेयर फॉलिकल स्किन पे आ रहे हैं तो किसी कारण से ऐसे आ रहे हैं। आपके अगर बियर्ड आ रही है तो किसी कारण से आ रही है। मेल फीमेल के जो हेयर का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी कारण से होता है। ईयर के ऊपर हेयर आना, नाक के पास का शेप, लोब्स का शेप, ये जेनेटिकल मार्कर्स होते हैं। राइट। और ये हर नंबर का प्रिसाइज करेक्टर है। बहुत डिटेलिंग की बात है। मैंने अपने करिकुलम में पढ़ाया है इन चीजों को बहुत बार। मैं अपने करिकुलम में इन्हें इंक्लूड करता हूं, इवन पामिस्ट्री के अंदर भी, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी। तो ये करेक्टर बेसिक एक पढ़ने के लिए काम आते थे। हमारे ऋषि मुनि पढ़ते थे किसे? पहले अपने आप को, फिर आसपास को। इन मेनी वेज बायोलॉजी पढ़ रहे थे वो। बायोलॉजी नहीं, वो ह्यूमन पढ़ रहे थे। आप इसे फिलैंथ्रोपी कह लें, आप इसे बायोलॉजी कह लें, इसे अपने आप को आत्मज्ञान कह लें। पर बेसिकली जैसे आत्मज्ञान होगा वही तो पर ज्ञान कर पाएगा। पर आजकल क्या होता है, हमें पहले एजुकेशन सिखाती है बाहर पढ़ लो, अंदर इग्नोर कर जाओ। फिर कहते हैं आज अब आपको डिप्रेशन हो गया है, आपको एंग्जाइटी हो रही है। अगर किसी बच्चे को पहले अपना ज्ञान करा देंगे ना, कभी एंग्जाइटी नहीं हो पाएगी।
छोटे बच्चे को बता देना कि बेटा ये आपका फील्ड है, ये आपका पाथ है, ये कर्म है, इस तरफ चलिए, ओके, साल बच जाएंगे। करेक्ट। हाँ, कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप हीलिंग की बात करते हो, हीलिंग से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो आप ये नहीं क्यों नहीं करते कि आप सीधा सीधा फैक्टर पे आप लेके चलो कि एनर्जी दे दो, जो गलती होगी सुधार देंगे। राइट। कई साल लग जाते हैं एरर्स को ठीक करते करते, आप वो ईयर सेव कर सकते हैं। आजकल का कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल है, अपना टाइम बचा लेते हैं। राइट। तो ये नंबर की फ्रीक्वेंसीज को समझ सकते हैं हम। ओके, अब 3 पे जाते हैं जो जी। हाँ 3 नंबर ऊपर से भी झुका हुआ है, नीचे से भी झुका हुआ है, इसे त्रिशूल कहते हैं। ओके। यहां 2 सेल्फ मिलते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो कई बार ऐसा भी, ये मेरी अपनी वर्जन है, ये मेरा खुद का अपना एक तरीका है बताने का कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि अंदर से 3 का जो सेल्फ है ना, वो बाहर भी ले आता है। ओके। 3 नंबर के अपना जितना अंदर छुपा हुआ कंटेंट है वो बाहर भी आ जाता है। काफी इंट्यूटिव बेस्ड लोग होते हैं, ज्ञान के लिए बहुत भूखा नंबर कहते हैं इसे। ओके। ज्ञान को कलेक्ट करना, कलेक्टर ऑफ नॉलेज और एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉलेज, इसमें फर्क होता है। कुछ लोग ज्ञान को कलेक्ट करते हैं, कुछ सही तरीके से बता भी पाते हैं। ये 2 टाइप की अलग पर्सनालिटी। सो ये रिसर्च वाला हो सकता है। ये रिसर्च नंबर है, बट रिसर्च को अपने तक सीमित रखेगा, देगा सेल्फ नहीं। के लिए रिसर्च कर रहा है। हाँ, अपने खुशी के लिए पढ़ेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग कंपटीशन को क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग शौक के लिए पढ़ते हैं। हाँ? ये शौक के लिए पढ़ने वाला हूं। और शायद स्कूलिंग लाइफ में ये बहुत सिर में दर्द कर सकते हैं अपने पेरेंट के क्योंकि ऐसा बच्चा ना शौक के लिए पढ़ता है, उसे नंबर की कोई परवाह नहीं होती। तो पेरेंट्स बहुत तंग होते हैं कई बार इन बच्चों से कि 3 नंबर का बच्चा हमें क्यों मिल गया। ओके। नंबर लकी है, लाइफ हैपनिंग है, हैप्पीनेस बहुत है। अगर मोटिवेट कर दिया ढंग से तो वो अचीव कर सकता है जो कि लोग सोच भी नहीं पाएंगे। ओके। यूनिवर्स में 3 नंबर बहुत लकी बोले गए हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर और ग्रीक, इजिप्शियन, जितनी भी एंशिएंट माइथोलॉजी है, ट्रायंगल को बहुत इंपॉर्टेंट बोला उन्होंने। 3, अगर 3 को हमारे हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो शिव या शक्ति कहते हैं इसे। शक्ति मतलब कि एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, राइट। शिव मतलब अपवर्ड ट्रायंगल। ये आई थिंक सो मेल एंड फीमेल का भी रिप्रेजेंटेशन यिन होता है। और यांग होता है। हाँ, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, फेमिनिन कहते हैं वो इसे, करेक्ट या शिव या शक्ति कहते हैं इसे। अब 3 एक पर्सपेक्टिव है, 3 + 3 एक और पर्सपेक्टिव है, प्लस 3 + 3 + 3 एक और पर्सपेक्टिव है। ओके। तो इसको जितना रिपीट अब हम करते जाएंगे ये 369 ही बनता जाएगा। 369 यूनिवर्स का प्रिपरेशन नंबर कहते हैं इसे। मतलब यूनिवर्स की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आप निकाले वो 369 के आसपास आती हैं हमेशा। ओके। निकोलस टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात पे रिसर्च करी हुई है। थ्योरी ऑफ 369 कहते हैं। आपके व्यूअर्स नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। और ये कहा जाता है, कई लोग शेयर मार्केट में इसको अप्लाई करते हैं, ये शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी लोग अप्लाई करते हैं इसे, कि 369 पे यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हो बैंग ऑन हेड जाती है। अच्छा। तो कई लोगों ने एड्रेस के लिए मतलब बाय द फ्लूक जस्ट 369 वाला नंबर ले लिया और वो हाउस उनको इतना बढ़िया हिट करा कि प्रॉस्परस हो गए। ओके। तो 3 नंबर पहला प्रॉस्पेरिटी नंबर कहते हैं इसको। इसके बाद 6 आता है, इसके बाद 9 आता है। और इनकी लैंग्वेज भी अगर हम देखें तो 3 मीन्स झुका हुआ इंसान, जो झुक के बैठा ऐसे होता है, जैसे मंक ध्यान करते हैं, साधु सन्यासी ध्यान करते हैं, तो ऐसे एक झुका हुआ इंसान कहते हैं, ध्यान करता हुआ। ओके। अगर आप 9 को देखें तो भी एक झुका हुआ है, 6 को देखें तो भी झुका हुआ है। तीनों नंबर में एक डिसिप्लिन और मेडिटेशन स्ट्रक्चर से ही नजर आता है 2 नंबर के अंदर। तो जितने भी नंबर झुके होते हैं उनका पर्पस लाइफ का पहले मेडिटेशन से सॉल्व होगा। ओके। व्यूअर्स के लिए एक पॉइंट है, जितने अपराइट नंबर हैं उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए बगैर काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे पास 1 नंबर होता है, एग्रेशन का नंबर है, राइजिंग का नंबर है। नंबर 4 है, वर्टिकल भी जाता है, नीचे भी उतरता है, तो थोड़ा एग्रेशन भी चाहिए पर बैलेंस के साथ में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो आप अगर किसी नंबर का स्ट्रक्चर भी खाली देख लें, आपको उसमें पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है 4। अगर आप 4 को कभी देखेंगे तो 4 को ऐसे बनाते हैं, फिर एक लकीर खींचते हैं, सीधी लकीर, हॉरिजॉन्टल लकीर। पूरा यूनिवर्स बेस्ड होता है इन 2 थ्योरी पे। 2 ग्रोथ होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक वर्टिकल ग्रोथ, बट कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करना है। अगर बनाने में इंसान ने पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को राइजिंग से कनेक्ट करा तो जिंदगी में अप्रोच राइजिंग है, पर ये डिक्लाइनिंग भी हो सकती है। तो 4 नंबर वाले जिंदगी में बहुत तेज उतार और बहुत तेज चढ़ाव देख लेते हैं। ओके। उतार और चढ़ाव दोनों की स्पीड बहुत तेज है। इस नंबर को राहु से प्रोनाउंसिएट करते हैं।
राहु आपको तेजी से ऊपर या तेजी से नीचे लेके आता है। हम्म, आक्रामक नंबर कहते हैं, आक्रोश का नंबर बोलते हैं। पर इसके साथ पॉसिबिलिटी बहुत तगड़ी है, हम्म, क्योंकि राहु और केतु जो आपकी थ्योरी आती है कि समुद्र मंथन के टाइम पे बने थे, ये राक्षस का नाम था स्वरभानु, हाँ, उसके फिर जिससे parts दो हुए, हिस्से हुए correct. थे कि वो सूर्य चंद्र के बीच में रूप बदल के बैठ गया था, जिससे विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका डिविजन्स किए थे। हम्म, अकेला होता तो एक तो ऐसी जगह पर जहां सारे राक्षस मेस्मराइज हैं मोहिनी को देखकर, हम्म, ये उस मेस्मरिज्म को तोड़ गया। हम्म, ये विष्णु के मेस्मरिज्म में भी नहीं आते। तो कई बार हम कहते हैं कि राहु और केतु माया के पीछे झांक लेते हैं, हम्म, ये मायापति की माया में भी नहीं आते। तो विष्णु जी ने इसीलिए इसे अलग कर दिया कि अगर साथ में रहा तो माया के पार देख लेगा। हम्म, यदि इंसान अपने राहु केतु को एक्सेस समझ ले, या, इसे मैं एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ाता हूं इसी तरीके से, कि अगर उसके राहु केतु सही से कनेक्ट कर ले तो माया के पीछे झांक सकता है। ओके। तो एक राहु वाला इंसान और एक केतु वाला इंसान अगर साथ में आ जाए, आपके अंदर राहु है सिर के ऊपर, हाँ, केतु है आपकी रूट के नीचे। हम्म, अगर आप अपनी एक बार कुंडलिनी के चक्रों पर या एनर्जी पर अपनी पे बैलेंस कर लें और कुंडलिनी अवेकनिंग कर लें, या उसे एनर्जी को बैलेंसिंग कर लें, आपसे बढ़िया कोई नहीं दुनिया। ओके, ये दो इंसानों की बात नहीं, एक ही शरीर के अंदर दो हिस्सों की तो बात है कि आपका हेड अलग डिजायर में होता है, आपका रूट अलग होता है, करेक्ट, आपकी चाहतें अलग होती हैं, आपकी सोच अलग होती है। हम्म, आपकी चाहतें और सोच अगर इंक्लाइन हो जाएं, आपस में जुड़ जाएं, कनेक्टिविटी में आ जाए, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। राइट, राहु भ्रमित करता है, हम्म, दुनिया में भटकाता है। केतु सीमित करता है, नियमित करता है कि आप अपने रूट से कनेक्ट हो जाते हैं। केतु वाला ऑर्थोडॉक्स बनता है, राहु वाला हर एक्सपेरिमेंट करेगा, हर जंजीर को तोड़ेगा, हर नॉर्म्स को चैलेंज करेगा, नए डिसिप्लिन बना देगा, नई विद्याएं बना देगा। पुराने वाले को सबको कहेगा बकवास है, ये ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, इनकी माननी नहीं है। केतु वाला ढाक के तीन बात करेगा कि जो चला था उसी पे चलना है, हर बात पे बुक कोट करेगा, बताओ रूल से क्या होता है, रेगुलेशन से क्या होता है, ऑर्थोडॉक्सनेस होती है केतु के अंदर। तो राहु केतु क्या है, दो परिपेक्ष हैं लाइफ में, दो पर्सपेक्टिव है लाइफ में, कि वन पर्सपेक्टिव मेक्स यू कंफ्यूज, दैट्स राहु। दुनिया देखी, ग्लिटर में आ गए। केतु क्या होता है, अरे दुनिया कुछ नहीं, ध्यान करो। रिसर्च करते हैं केतु वाले, सामने नजर नहीं आते। राहु वालों को दुनिया के बगैर काम नहीं मिलता, उनकी सारी इच्छाएं होती दुनिया को दिखाओ। वर्ल्ड के सामने आएगा तो राहु खुश है, दुनिया के सामने आ गया तो केतु दुखी है। राइट, केतु अकेले में परफॉर्म करता है, सालों साल रिसर्च करेगा, पड़ोसी भी नहीं जानता। राहु एक छींक भी मारेगा ना तो पंप एंड शो का कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे छींक आ रही है जोर से, तो पूरा एक नशा है उसके अंदर कि जो भी करूं आवाज दुनिया तक पहुंचे। रा वर्ड अपने आप में ह्यूजनेस को दिखाता है, रावण, राम, राहु, तो रा मीन्स ह्यूजनेस। इस वर्ड का अगर हम कहीं पे व्याकरण में देखते हैं तो राहु का मतलब है बड़ी हुंकार, कि ऐसी हुंकार जो कि बहुत बड़ी होती है। तो राहु आपको बड़ी आवाज देता है, केतु आपको ऊंचा पदवी देता है, पताका या कहीं झंडे को केतु कहते हैं, वो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है। राहु इज साउंड, केतु इज पोजीशन। ओके, ये भी एक पर्सपेक्टिव है समझने का। ओके, नंबर्स को ना जैसे हम प्लैनेट से कनेक्शन करते हैं तो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को हमारे जो ईस्टर्न साइड है वर्ल्ड का, यहां पर्सोनिफाइड करके पढ़ाया जाता है। वेस्टर्न कल्चर जितना भी है वो पर्सोनिफिकेशन नहीं करता इनका, बहुत बार वो नंबर्स को नंबर्स की तरह ट्रीट करता है, तो समझने में भी डिफिकल्टी होती है। ईस्टर्न साइड पे आज भी आप देखते हैं राहु केतु शुक्र शनि हम आज भी करते हैं। उससे क्या है, पर्सोनिफिकेशन से आप आसानी समझ जाते हो। हमने उसका एक चरित्र बना दिया, शक्ल दे दी उसे एक, अब नंबर को समझना आसान है। इवन मैं जब पढ़ाता हूं अपने सिलेबस के अंदर तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर चक्र पे कौन सा नंबर कैसे एक्टिवेट होता है, किस नंबर के साथ कौन सा चक्र कनेक्टेड होता है, मैं भी पढ़ाते हैं, ये हमारा कोर्स कंटेंट है। किस नंबर को आपको किस चक्र के लिए ध्यान में लाना चाहिए। आप नंबर्स के साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। ये कैसे होता है? हमने एक ट्रायल करा था, मैंने स्टार्ट किया था इस ट्रायल को अपने स्टूडेंट के साथ में, कि जैसे व्हाइट शीट है मेरे पास में, इस शीट पर एक नंबर लिख लिया 4, 3, 2 व्हाटएवर, और एक बार लिखा अपनी डेट ऑफ बर्थ को, खाली डेट। मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं हम 3 या 3:30 AM पे, सामने रखा नंबर को और उसके साथ मेडिटेशन करा, गाइडेंस आनी शुरू हुई है। ओह, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक फ्रीक्वेंसी है, जब आप ध्यान की फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो आप उससे कुछ ले सकते हो, वो आपको गाइडेंस देगी।
आपके व्यूअर्स के लिए भी नया होगा और शायद आपके लिए भी नया होगा। इसका प्रोसेस होगा मतलब यू राइट अ नंबर बट किस बेसिस पे वो नंबर? आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, बट दूसरा भी कोई नंबर लिखना है या सिर्फ डेट ऑफ? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ। ओके। आपकी जो फ्रीक्वेंसी, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो किसी किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो सकता, हाँ। तो नेम भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि नेम का भी न्यूमरोलॉजी होता है। बिल्कुल। आपको जब डेट नहीं पता तो नेम इज इंपॉर्टेंट। वैसे भी नेम इज इंपॉर्टेंट, बट पहले डेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले आपका नाम नहीं आया, डेट आई है। ओके, तो डेट के साथ में जल्दी आपको कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फील होता है। हमने जब ध्यान लगाया, ये जो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, कुछ तो दुनिया ने सिखाई हमें, पर कुछ चीज ऐसी हैं जो हम करिकुलम में पढ़ाते हैं अपने कोर्स कंटेंट में, जो केवल हमने वाइब्रेशन के महसूस करने में पकड़ी। राइट। जब ध्यान में उतरे तो नंबर ने गाइडेंस दी, कहीं पढ़ी नहीं थी, हमें भी हैरानी नहीं हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। करेक्ट फील हुआ। हर कोई ट्राई करे। इवन मैंने दिवाली पर जो लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके अंदर एक हमारे पास होते हैं लॉशु ग्रिड, वो बनवाकर दिवाली की पूजा में रखवाई। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपकी जिंदगी क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी है, वो कर्म है आपका, दिवाली की पूजा में रखिए उसे। लोगों ने अपनी प्रॉस्पेरिटी को राइज होते देखा है एक रेमेडी के तौर पे। और मुझे कितने ही स्टूडेंट ने इसका फीडबैक दिया कि सर मुझे बड़ा आनंद मिला इस चीज के बाद में। ओके। आपके व्यूअर्स के लिए ये बता रहा हूं कि अगर आप लोग भी अपने नंबर्स के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग 3:30 और 3 o'clock, जब हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे, वहां पर यूनिवर्सल पावर समिट साथ में होती है। हमने लास्ट शूट में भी बात की थी इसके बारे में। आप उस वक्त अपने नंबर्स को लिखकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और ये खाली हमें फील नहीं होगा, ये आप सबको फील होगा। सो 07/11/1997 ये मुझे लिखना होगा पेपर पे, फिर उसे मैं रख दूं सामने? आप खाली 07 भी लिख सकते हैं, ओके, या पूरा नंबर भी लिख सकते हैं। ओके। 07 भी एक आपका ही पार्ट है, वैसे तो सारे अंक आपके पार्ट हैं, बट आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी आपके पार्ट है, दोनों को लिख सकते हैं। सो उसे मैं रख दूं, एंड नॉर्मल जो भी मैं मेडिटेशन करता हूं, आप सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना होता है। बाकी सारा तो पॉम्प एंड शो बन जाता है। किसी मंत्र पे ध्यान, तंत्र पे ध्यान, यंत्र पे ध्यान, कुछ भी कर सकते हैं, बट असली चीज क्या है, सांस। जिस दिन ये बंद हो गई तो बाकी सब बंद हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैकल्टी पे ध्यान देना है, श्वास। ओके। और आपने श्वास लेते लेते, एक बात सभी व्यूअर्स के लिए, कि कभी भी श्वास की आवाज कानों में नहीं आनी चाहिए। यदि आपके नाक से आती श्वास की आवाज कानों में आ रही है तो इट्स नॉइस। ओके। आफ्टर दैट इट्स मेडिटेशन। मतलब बहुत धीरे आपको सांस लेनी है, आवाज नहीं आनी चाहिए, गहरी सांस होनी चाहिए। अगर हम सांस की आवाज तेज कर देंगे ना, तो हमारा क्रोध जागृत होता है, हमारी पिंगला नाड़ी बन जाती है। आप इतनी शांति पे चले जाएं कि आप योग के मुद्रा में चले जाएं, और योग में जाते हैं क्या होगा कि पहले विचार आएंगे, विचार शून्य होंगे, फिर रोशनी आएंगी, चेहरे आएंगे देवी देवताओं के, वो भी शून्य हो जाएंगे, और फिर एक बिंदु आएगा, वो आत्मिक बिंदु होता है। वो आप यहां से सहस्रार से बिंदु चक्र पे चले जाते हैं। लोग कहते हैं 7 चक्र यहां पर होता है, पर इससे भी ऊपर एक चक्र है, इसे बिंदु चक्र कहते हैं। ओके। कई लोग इसे आत्मन चक्र बोलते हैं, शून्य चक्र भी कहते हैं। आप यहां चले जाते हैं। ये धीरे धीरे स्टेप्स होते हैं, एकदम से इमीडिएटली सबको शायद ना हो पाए, और शायद जितने बार आप मेडिटेट करो उतने हर बार भी आपको एक्सपीरियंस ना हो। ऐसा नहीं होता कि मेडिटेशन हर बार हो जाता है। अगर हम भी मेडिटेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ध्यान नहीं लगता, ये बहुत नॉर्मल है। राइट। ऐसा कहना कि हर बार वो स्टेट आती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। जो ध्यान करते हैं जानते हैं, हम इसका अभ्यास करते हैं। ध्यान ये है कि मेडिटेशन में कितने घंटे गुजारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने घंटे भटकान कम कर दी। पहले हम साल भर भटके हुए थे, फिर कुछ महीने भटके, अब कुछ सेकंड में वापस आ जाते हैं। करेक्ट। तो अपने फोकस को कितनी देर तक नहीं लूज करना, इसे ध्यान कहते हैं। कितनी देर तक ध्यान में बैठना ध्यान नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त पूरी तरह सोक्ड हूं, इस वक्त इस मोमेंट पे मैं ध्यान में हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मुझे अगर आसपास की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये पता है कि यहां पर ये है, यहां पर ये है, ये ध्यान नहीं, ये भटकान है। ओके। ध्यान का मतलब सिर्फ एक मोमेंट होता है। नंबर्स के साथ भी ये फ्रीक्वेंसी हम टैप कर सकते हैं। ओके। ओके, तो हमने बात करी 4 नंबर की। हाँ। राहु कहते हैं। राहु वाले लोग बड़े साफ सुथरे लोग होते हैं। मैंने राहु को देखा है कि जो मुंह में है वो जबान पे आ गया, या जो दिल में है वो मुंह पे आ गया, कहीं भी कुछ भी बुलवा लो। और इस चीज का कई लोग इनसे एडवांटेज लेते हैं, लोग इनके मजाक उड़ाते हैं। कई लोग इनसे कुछ ऐसे काम करा देते हैं, ऐसा कुछ बुलवा देते हैं जो कि वो बोलना चाहते थे, बट इनको माउथ पीस बना लिया। तो राहु वाले लोग जितने भी हैं, माउथ पीस बनने से बचना। कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ इंटेलिजेंट इंसान आपको इस्तेमाल कर सकता है। हार्ड वर्कर है, स्ट्रांग वर्कर है, ताकत बहुत है, थकता नहीं है। राइट।
अगर मोटिवेशन हाई कर दिया तो इतना बड़ा काम कर देगा जिसका उसको अंदाजा भी नहीं। दिस इज राहु पर्सनैलिटी। इंग्लिश में इसे यूरेनस पर्सनैलिटी भी कह देते हैं बहुत बार कई लोग, हम हिंदी में इसे राहु पर्सनैलिटी कहते हैं। नंबर 5 मर्करी। 4 नंबर नीचे 4 नंबर ऊपर, ऊपर भी 4 लोग नीचे भी 4 लोग, सबसे बना के रखता है, बिगाड़ता किसी से नहीं है। राइट। तो डिप्लोमैट कहते हैं इनको, मैसेंजर्स कहते हैं, चुगली करने वाला कहते हैं, कि दूसरों के भेद पता होते हैं, इधर के भी और उधर के भी, नारद मुनि जैसे। एग्जैक्टली कि हर जगह जाकर अपने अपने कहानी के किस्से सुनाना और दूसरों के लपेटना। जैसे नाई की दुकान, चाय की टपरी, तो यहां पर सारे किस्से मिल जाते हैं। तो मर्करी इज अ प्लैनेट विच हैज ऑल द इंफॉर्मेशंस। राइट। इनका जो नेट होता है वो वेल कनेक्टेड नेट होता है, ये हर किसी से जुड़े होते हैं। इनकी स्कैनिंग में हर कोई आता है, इनकी स्कैनिंग से कोई वीक होके जाता नहीं है। डिप्लोमेट होते हैं, मनमौजी होते हैं, ज्यादा ट्रबल दोगे, ज्यादा समस्या खड़ी करोगे, काम नहीं कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी चाहिए जितनी बर्दाश्त हो सके, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फैल जाएंगे। काम करेंगे मूड के हिसाब से, काम करेंगे इच्छाओं के हिसाब से। आर्टिस्टिक लोग कहते हैं, पागल कहते हैं। अच्छा खासा आईटी करियर चल रहा था, छोड़ के कैमरा लिया, फोटोग्राफी पे निकल गए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से बोर हुए, फिर से कहीं और काम में निकल गया, अब पॉलिटिशियन बनेंगे। कल को और बोर हुए, किसी और काम में निकल गए। मतलब एक ना लाइफ को एक्सप्लेन करना, दूसरों को एक्सप्लोर करना अपने सेल्फ में, ये मरकरी का पर्सपेक्टिव होगा। सही है, मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है क्योंकि संचित 5 है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो जो आपने कहा एग्जैक्टली वेरी रिलेटेबल। तो अच्छा है कि आपको क्लियर कट ये नजर भी आ गया होगा। मरकरी के साथ में हम कहते हैं कि मरकरी के ऐसे हैं कि इनको त्योहार की तरह मनाना पड़ता है। आपको बहुत वो करना पड़ता है कि डेली पटा लो, नहीं तो काम नहीं करेंगे। तो डेली आकर थोड़ी सी आरती उतारनी पड़ती है, थोड़ा मोरल बूस्ट करना पड़ता है, पुश चाहिए। मरकरी को अगर हम प्लैनेटरी पोजीशन पे देखें तो सूर्य के साथ मरकरी है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन के साथ मरकरी है। मरकरी वहां होगा जहां पावर होगी, मरकरी वहां होगा जहां ब्राइटनेस होगी, मरकरी वहां होगा जहां कोई अश्योरेंस होगी। ओके। क्योंकि मरकरी को इनसिक्योर होना पसंद नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने पसंद है, इंडिविजुअलिटी पसंद है, बट लाइफ को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। और जहां लाइफ बोरिंग लगी, मरकरी वहां से भाग लेगा। मरकरी को बोरियत काम पसंद नहीं है। मरकरी को ज्यादा जिम्मेदारी दे दोगे, एक साथ 100 काम दे दिए, मरकरी एक ही नहीं करने वाला। छुट्टी पे चला जाएगा, मैं सो रहा हूँ, फीवर हो रहा है, फीवर नहीं है, मूड खराब है, घर में पड़ा है, आराम से टीवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स खोली हुई है, पॉपकॉर्न छाती पे रखे हुए हैं, मरकरी मजे कर रहा है। आप चाहे कुछ भी कर लो 1 से लेकर 100 तक, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। राजकुमार है, इसे पता पापा का राज चल रहा है, और एक्चुअली चल रहा है इसके। तो मरकरी को हम ऐसा प्लैनेट कहते हैं, शरारती बहुत होता है, सामने वाले राज जान लेगा, फिर धमकी देगा, बताऊं, पंगे लेगा, पोक करेगा, दूसरों की लाइफ में झांकता रहेगा। दैट्स मरकरी। सो ये एक प्लैनेट ऐसा है कि इसमें ऊपर एक लकीर है, नीचे भी लकीर है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लकीर है। तो लकीरों का एक लाइफस्टाइल होता है कि पहले कभी बैलेंस है, कभी डाउनफॉल है, फिर एक होल्ड है, फिर एक नीवा या झुकाव है। 2 का बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। 2 में सिर झुका होता है, मरकरी का रूट मड़ा होता है। इनको सीधा करने में काफी डिफिकल्टी आती है कैरेक्टर में। इनसे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे। नंबर ऐसा है, अगर जबरदस्त परफॉर्मेंस कर गया तो अपने आप को वहां तक राइज कर लेगा जहां तक किसी की औकात नहीं है। राइट। नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं इसे, जैसे मैंने जुपिटर में बताया, कलेक्शन ऑफ नॉलेज। मरकरी इज एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। बातें बहुत सारी होती हैं, कहानियां बनाने में उस्ताद। कोई बात पूछो, इससे क्या हुआ था, 4 मसाले फालतू डाल के एक भेलपूरी बना के देंगे। दैट्स मरकरी। ओके। एक बात यहीं पर क्लियर करते हैं, नंबर के पीछे वाला नंबर और नंबर के आगे वाला नंबर उस नंबर के जैसे कैरेक्टर शेयर करते हैं। तो थोड़े थोड़े कैरेक्टर आप सब में आप देखना कि पिछले वाले भी होंगे और अगले वाले भी आपके अंदर होंगे, तो ये सब देख के चलेंगे। और एक बात मैं यही बता देता हूं, एक नंबर क्वालिटी होती है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ नंबर। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कहें कि हमारे में ये नंबर के कैरेक्टर तो पूरे है नहीं, हमारे पास तो ये नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये तो पूरा बन नहीं रहा। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ नंबर। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आप रन कर रहे हैं, आपने मुझे कहा कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने पूछा इस बिजनेस की नींव किसने रखी थी, स्टार्ट किसने किया था? आपने कहा मेरे फादर ने। मैंने पूछा कि आपके फादर ने बिजनेस का स्टार्टिंग किया था, तो आपने कहा नहीं मेरे ग्रैंडफादर ने किया था।
अब ग्रैंडफादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, फादर उसे कर रहे हैं, पोता उसे कर रहा है, क्रेडिबिलिटी किसकी सबसे हाईएस्ट थी? ग्रैंडफादर की। आपने क्या अपने पूरे कैरेक्टर को अब तक एक्सप्लोर कर लिया? नहीं। तो इसे ही हम कहते हैं कि अभी नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ। लाइफ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं, दुनिया के बीच में उतरते हैं, तो वहां जाकर एक नंबर पूरा एक्टिवेट होता है। लोग इस बात को क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि हम हर नंबर के कैरेक्टर से एसोसिएट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रॉपर नंबर एक्टिवेशन नहीं हुआ। राइट। और कुछ नंबर मैच्योर होने पे एक्टिवेट होते हैं, कुछ नंबर अर्ली एक्टिवेशन भी ले लेते हैं, जैसे सैटर्न, ये बचपन से मैच्योर हो जाता है नंबर, तो कैरेक्टर दिखते हैं उसमें। मरकरी बहुत बड़ी एज में जाकर एक्टिवेट होता है, तो जितना उसका एक्सपीरियंस और उसका एक्सपोजर बढ़ेगा उतना मरकरी बैलेंस मरकरी बनता है। नहीं तो बचपना चलता रहेगा। इनकी हरकतें बड़ी कॉमेडी होती हैं, इनके हाव भाव बड़े रोचक होते हैं। नेक्स्ट नंबर वीनस, नंबर 6। ब्यूटीफुल नंबर है, 369 के अंदर सेंट्रल नंबर है। मैस्कुलिन और फेमिनिन दो टाइप की ऊर्जा होती है इसके अंदर, शिव भी है, शक्ति भी है। दोनों की ऊर्जा वीनस बनाती है। वीनस को हम हिंदी में शुक्र कहते हैं, और शुक्र वर्ड शुक्राणु से आता है। तो इसमें फादरली एसेंस भी होती है और इसमें इमोशनल मदरली एसेंस भी होती है। तो वीनस वाले इंसान दो टाइप की ऊर्जाएं एक ही बॉडी में लेके बैठे होते हैं। ये नर्चरर भी हैं, ये सेवर भी हैं। ये आपके साथ जुड़ के आपको मजबूत बनाने में मदद करेंगे, प्लस आपके खिलाफ रह के आपको कूटने में भी आपकी मदद करेंगे। माँ बाप की तरह से कभी पिता का रोल निभाते हैं, कभी माता का रोल निभाते हैं। वीनस के साथ इमोशनल कंटेंट बड़ा जुड़ा होता है। दूसरों की लाइफ, दूसरों की चिंता, परेशानियां, उनमें घुसना। इसलिए नहीं कि बेटरमेंट करनी है, इसलिए क्योंकि अकेलापन बहुत तरस आता है, अकेले होने से डरते हैं। तो वीनस पर्सनालिटीज को हम कहते हैं कि पहले अपनी लोनलीनेस से डील कर लीजिए, मेडिटेशन करके अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, अकेलापन तंग ना करे आपको। देन यू हैव अ कंप्लीट पर्सनालिटी, यू ग्रो एज अ पर्सनालिटी। वीनस एक शरारती बच्चा भी है, जो दूसरों को लुभाता है, अट्रैक्ट करता है। इन्हें पता है दूसरों को इनकी अदाएं पसंद आ रही है, ये हर हरकत करेंगे वो सारी निगाहें इन तक लाने के लिए। ये मरकरी में भी हैबिट होती है, ये वीनस में भी हैबिट होती है। मैंने कहा नंबर का पहला वाला और बाद वाला दोनों में एक हरकतें होती हैं। इनका परफॉर्मेंस यहां चल रहा है, तिरछी आंख से ऑडियंस को भी देख रहे होते हैं। अगर आप वीनस वाले बच्चों को देखेंगे तो तिरछी आंख से सबका होश होता है कि ये इसे मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया लग रही है। आप कहोगे कि यार क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ये आपका गेज कर रहा है रिएक्शन, और उस रिएक्शन से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। द मोर यू आर इन्वॉल्व, मोर वीनस इज एग्रीवेटिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो वीनस एक ऐसा एक्टर है, ऐसा मेथोडिकल एक्टर है, जिसे पता है क्या करना है कब। हर तरीके से पिक्चर परफेक्ट, फ्रेम परफेक्ट, इन्हें पता है कहां तक जाना है। वीनस को हम लग्जरी भी कहते हैं, अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं, वीनस को तराजू भी कहते हैं। तुला राशि होती है वीनस की, वृषभ भी राशि होती है, एडमेंट भी है, पेशेंस भी है, और एक सेंसिटिविटी भी है। ऐसा नंबर है जो तोल के दे सकता है, पर 90% ऑफ टाइम जो प्यारा लगता है, जो पहले मांगता है उसे दे देता है। दो गुरु कहे गए हैं हमारे पास, एक बृहस्पति, एक शुक्र। शुक्र ने जो आया और जो कमजोर लगा उसको दे दिया। बृहस्पति पहले जांचता है कि इस लायक है या नहीं, बृहस्पति तब देता है। दोनों में से कहा गया है कि शुक्र थोड़े ज्यादा महान थे, क्योंकि इन्हें महादेव से मृत संजीवनी विद्या मिली थी। शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के देवता जी, हम शुक्र की बात कर रहे हैं कि मृत संजीवनी विद्या थी इनके पास। ऐसा हमारे पुराणों के अंदर वर्णित है कि शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी कि देवता तो अमर हैं, दैत्य मरते रहते हैं, तो कुछ ऐसी विद्या हमें भी दो, हम जीवित कर लें। तो शुक्र ने अपने अंदर ये विद्या प्राप्त करी थी महादेव से कि जिस भी दैत्य की हत्या होगी हम उसे रिवाइव कर सकते हैं। वीनस आपकी लाइफ में जब भी आप डेथ के पास होते हैं, लाइफ में डिसहार्टन होते हैं, ये वो काम कर देता है जिससे आप रिवाइव होते हैं। लग्जरी, फेमिनिज्म, ग्लोरी, लालच, इमोशंस, एक फीमेल एंचेंटमेंट या फेमिनिन एंचेंटमेंट, ये आपको लाइफ में रिवाइव करने में हेल्प करते हैं। यू ग्रो एज अ पर्सनैलिटी व्हेन वीनस कम्स टू यू। स्ट्रक्चर ऑफ वीनस अगर कभी देखेंगे तो एक घुमा हुआ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ,
जैसे एक कहीं गर्भ होता है, वूम्ब होता है, तो वीनस से हम वूम्ब भी लेते हैं ओके कि ये होल्ड करते हैं अपने अंदर, ये अपने अंदर कई सारी खूबियां रखे बैठे होते हैं जिसके बारे में इनको पता नहीं होता, और धीरे धीरे टाइम पर वो बाहर आती है। वीनस को हम हमेशा कहते हैं ट्रेनिंग हार्ड करना अपनी, कभी सेंटिमेंटल मत हो जाना। इसे नंबर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लोगों को पटा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, केतु के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी। केतु एक पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, बचपन से ही बाप बनने का शौक है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, बाप पैदा हुआ सीधा। ऑर्डर देना पसंद है, ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। यदि आप इन्हें गवर्न करेंगे, आप इनके दुश्मन हैं। इन्हें इनका स्पेस दीजिए, इनसे दूर रहिए। एक्टिवेशन का यूनिवर्स में जहां जहां मार्कर है वहां वहां केतु है। 7 चक्र, 7 स्वर, 7 रंग, यूनिवर्स में जहां जहां ब्यूटिफिकेशन है, केतु उसका मार्कर है। धरती से जब क्रिएटिविटी बनी, यूनिवर्स में क्रिएटिविटी बनी, तो 7 नंबर वहां भी दिखता है। तो केतु अपने आप में हर पावरफुल जगह पे प्रेजेंट है, ऐसा दिखता है। नंबर के साथ मैंने बताया कि थोड़ी ट्रेजेडी जुड़ी होती है जब एक्टिवेट होंगे, जबकि कोई दिक्कत आएगी। नॉर्मल लाइफस्टाइल चलता रहेगा, स्टेल्थ मोड पे चलते रहते हैं। जब कुछ खोते हैं तो उसके लिए फिर जागते हैं। पेन आएगा तो जागना शुरू करते हैं। शोक से श्लोक बनता है इनका। जब तक उस पेन में जाएंगे नहीं, फिलॉसफी इनकी एक्टिवेट नहीं होती। ऐसा हो सकता है लाइफ में अपनी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच पे चलें। नंबर 3 को और नंबर 7 को हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड नंबर कहते हैं। ओके नंबर 3 को हम त्रिशूल या तीसरी आंख भी कहते हैं कि अपने में ही समाहित रहते हैं। ऐसे ही केतु नंबर भी अपने में ही घुसा रहता है, बाहर नहीं आना पसंद करता। अध्यात्म और ध्यान का नंबर है। दुनिया के साथ अगर आएंगे तो कई बार ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो कि बहुत प्रिसाइजिंग, छाती से पार निकलने वाली होती है। जब बोलेंगे किसी एक का दिमाग खराब कर सकते हैं। ऐसा नेचुरल टैलेंट है। राहु को हम फ्लैटरर कहते हैं, केतु को हम दिल तोड़ने वाला कहते हैं। राहु पटा लेता है अपनी अदाओं से, केतु किसी को भी दिल तोड़ सकता है, क्योंकि जो बोलेगा सही बोलेगा। आपको पता है बहुत सही बोला है, सच बोला है, बट इस तरीके से बोलेगा कि वो छाती चीर देगा। तो केतु के अंदर ये बॉन्ड टैलेंट होता है कि दूसरों को ऑफेंड कैसे करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। सॉरी जितने केतु सुन रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नंबर चेक करना पड़ता है सारे। तो केतु वाले लोग जो होते हैं कभी कभी इस कारण से अपना एक टेम्पो लूज कर जाते हैं, अपनी एक फेस वैल्यू लूज कर जाते हैं। अकेला रहता है क्योंकि इसे भीड़ पसंद नहीं है। अकेला हो जाता है क्योंकि किसी का संग साथ पसंद नहीं है। जितना अकेला रहेगा, कोई ना कोई क्रिएटिव काम करता रहेगा, सालों साल छुप के काम करता रहेगा, एक दिन रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नंबर है केतु। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा केतु है। तो यदि आप कुंडलिनी की बात करें, जहां कुंडलिनी शक्ति होती है, वहां पर केतु आधारित होता है। अच्छा, राहु सिर के ऊपर और केतु नाभि के या कुंडलिनी के नीचे, जो हमने पहले वो बात की थी, सिर और रूट। जी, आपका केतु आपकी 7 चक्र एक्टिवेशन का रीजन होता है। अच्छा, अगर किसी का केतु जागृत नहीं होता या केतु के द्वार से कोई नहीं गुजरा होता, ऐसा कहते हैं, तो उसकी कुंडली नहीं उठती। ओके, आपको अपनी ग्राउंडेडनेस करनी पड़ती है, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ती है। केतु उन लोगों में से है जो खाली बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, किताब लेके अपना खाली टाइम में पढ़ते रहते हैं, किसी में इन्वॉल्व नहीं होते। किताब देखनी पसंद है, लोग नहीं देखना पसंद। दे हेट पीपल बट दे लव बुक्स, दे लव देयर एक्ट। कुछ काम करना होगा, अकेले बैठे करते रहेंगे। घर में मेहमान आए बैठे होंगे या अखबार पढ़ रहे होंगे कोने में बैठे हुए। घर में कोई फेस्टिवल है या अकेले में कहीं बैठे कोई किताब पढ़ रहे हैं। आप देखेंगे इन्हें मेट्रो में कहीं ट्रेवल करते हुए, एयरप्लेन से ट्रेवल करते हुए, ट्यूब से ट्रेवल करते हुए, ये एक कोने में बैठे कुछ लिख रहे होंगे। आप सोचेंगे कि इस सेगमेंट में, इस जहान में कोई लिख कैसे सकता है, आसपास इतना कुछ फैला हुआ है। इन्हें पता ही नहीं आसपास क्या चल रहा है। इन्हें आकर डिस्टर्ब करना पड़ता है, भाई साहब महाराज जागो, कुछ हो गया। इस कारण से ये कई चीजों से कनेक्टिविटी भी लूज कर जाते हैं। और लाइफ में कभी कभी लोग इन्हें बोरिंग कह देते हैं, डिसकनेक्टेड कह देते हैं, पर ये अपने आप में बहुत कनेक्टेड होते हैं। दैट इज अ पर्सपेक्टिव। केतु के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है शनि, 8 नंबर। अब शनि के बारे में एक पॉइंट बताता हूं आपको कि जो सूर्य है और जो शनि है, ये लगभग एक ही हैं। ओके, ऋषि पराशर के हिसाब से हमारे नवग्रह कहे जाते हैं और सैटर्न उनमें आखिरी है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का रिवोल्यूशन पीरियड बहुत ज्यादा है और ह्यूमन के लाइफ साइकिल से बहुत एक्सीड करता है। तो ऐसा कोई प्लेनेट जो कि ह्यूमन लाइफ साइकिल से इतना एक्सीड करता है
कि एक बार आएगा तो लाइफ भर तक घुसा ही रहेगा, प्लेनेट हटेगा नहीं, तो उसका रेलेवेंस नहीं लिया था और आंख से दिखे नहीं, जो आउट ऑफ साइट वो आउट ऑफ कंसिडरेशन ऐसा लिया गया था। पराशर ऋषि वही है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का बेस सेट, बिल्कुल। पराशर होरा शास्त्र ऐसा जी, उसका- वृहत पराशर होरा शास्त्र हाँ, इसका रेफरेंस कर रहे हैं। ओके। तो पराशर ऋषि के हिसाब से हमारे पास जो हमारा सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन का वर्ल्ड है वो सैटर्न पे एंड होता है। हालांकि कुछ कैलकुलेशन में हम आगे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी इंक्लूड करते हैं, वो एक अलग सिद्धांत है। शनि जो है आखिरी कहा गया है, सूर्य एक कोने में बोला गया है, पहला सूर्य, शनि आखिरी। इनकी पोजीशन भी अपोजिट है। अगर आपने कहानी भी सुनी हो कि जो सूर्य की पत्नी थी वो अपनी छाया को छोड़ गई थी, राइट, वहां से शनि क्रिएट हुए थे। शनि का फॉर्मेशन जो था वो हमारे पास में इस कारण से हुआ था कि एक हिडन सेल्फ ने कुछ क्रिएटिविटी कर दी। जब वो क्रिएटिविटी सन के सामने पहुंची तो सन ने कहा कि दिस क्रिएटिविटी इज नॉट ऑफ माय ऑरा। उन्होंने अपने दो बच्चों को तो एक्सेप्ट कर लिया, यम और यमी को, यमराज और यमुना को, बट सैटर्न को कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो सैटर्न वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो नॉन एक्सेप्टेंस वाले फील्ड में जाते हैं। दुनिया जिन काम को करने से डरेगी, शनि वही काम करेगा। ओके, मेडिकल फील्ड शनि के लिए, डिफिकल्ट फील्ड कोई भी उठा लीजिए कहीं का भी, शनि के लिए। जहां पर हार्डवर्क करते करते लोग बेहोश हो जाएं, शनि वही काम करेगा पहले। पेशेंस है, हार्डवर्क है, डलनेस है, दुनिया जहां डरती है घुसने से, शनि वहां घुसा बैठा होता है। ऐसा कहते हैं कि शुक्र और शनि उस कामों को कर लेते हैं जो लोग करने से पछताते हैं, डरते हैं। शुक्र अपने फेम के लिए, शनि अपनी रेलेवेंस के लिए, अपनी हिम्मत के लिए। तो सैटर्न वहां एक्टिव होता है जहां सन नहीं पहुंच पाता। राइट, काल, शनि को काल कहते हैं। जब हम काल कहते हैं दैट मीन्स उससे कि सन की जहां लिमिट्स खत्म हो रही हैं वहां सैटर्न की बिगिनिंग हो रही होती है। तो लोगों के मरने के बाद जीने तक, होने ना होने का सिद्धांत, ये सब शनि तय करता है। सन तो तब आता है जब दुनिया में उजाला आता है, आप दिख रहे हो तो सन है। उसके बाद जो भी कुछ है वो शनि। ओके, दंडनायक कहते हैं, आपके कर्म अधिकारी कहते हैं इनको, कि कर्मों का लेखा जोखा कौन देखता है? सैटर्न। कर्म करवाता कौन है? सन। कर्म करने शुरू करते हैं ऊर्जा से, सन से, और उसका रिजल्टेंट सैटर्न। नंबर को भी अगर देखें तो सन है वर्टिकली अपवर्ड, सैटर्न है ऐसा नेवर एंडिंग। हालांकि वन भी नेवर एंडिंग होता है, क्योंकि वन अप भी है, वन डाउन भी है। तो इका कहते हैं उसे, एकम कहते हैं। राइट, शिव का नाम है इका। तो वन का अब कौन सी साइड पे आप हो नहीं पता। तो ऐसे ही वन भी एंडलेस है, ऐसे ही सैटर्न भी एंडलेस है। इन्फिनिटी का साइन। एग्जैक्टली। शनि जो है उनके आराध्य भी शिव ही हैं, महादेव ही हैं। तो इनका जो फिलॉसफी भी है वो महादेव की, महाकाल की एक फिलॉसफी को काल लेके चलता है। टाइम की फिलॉसफी, नेवर एंडिंग फिलॉसफी। शनि के काम भी नेवर एंडिंग होते हैं। बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाएंगी के साथ में, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शक्ल भी कुछ सीरियस होती है, बचपन से लोग भरोसा करेंगे कि ये तो सीरियस है। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे डालते हैं। मरकरी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते लोग, किसकी शक्ल देख लो गूफी लग रहा है, इसकी शक्ल से लग रहा है मजे लेगा, पहले हमारी खिंचाई करेगा उसके बाद कुछ बताएगा। पर सैटर्न के चेहरे पर इतना संवेदनशीलता का भाव होता है कि लोग बिलीव कर जाते हैं कि ये तो चेहरा अच्छा है, पहला इसकी तरफ चलते हैं। तो सैटर्न हैज दिस पर्सनालिटी, अब्सॉर्बिंग है, सोकिंग है, एक स्पंज लाइक पर्सनालिटी है, सामने वाले से सब कुछ ले लेगा। सन देता है, शनि लेता है। ये फादर सन का रिलेशनशिप बड़ा समझ में आ जाए ना अगर हमें, तो हम सारे ग्रह समझ सकते हैं। राइट, सन इज अ लॉर्ड ऑफ वाइटनेस, ब्राइटनेस एंड प्लैनेट। सैटर्न जहां सन खत्म हुआ उन सब का लॉर्ड है, टाइम का लॉर्ड है। जहां तक सूर्य भी नहीं पहुंच पाता ये उस जगह का लॉर्ड है। राइट, जिसका कोई नहीं होता उसका शनि होता है। दासों का लॉर्ड कहते हैं इसे, अल्टीमेट दास बोलते हैं इसको, लेबर्स का स्वामी कहते हैं। शनि की रेमेडी में आता है कि आप किसी छोटे इंसान का, जो आपसे हिराकी में छोटा है, रैंक में छोटा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, नहीं तो शनि आक्रोशित होते हैं। ये न्याय का देवता है, स्पेशली उनका जो डिप्राइव्ड है। ये हमेशा उनकी साइड खड़ा होता है जो अकेले पड़ जाते हैं। तो लाइफ में जब भी आप अकेले पड़ेंगे ना, सैटर्न साथ में होगा आपके। या तो सैटर्न लाइक पर्सनैलिटी या खुद काल।
और काल भी जिनके साथ नहीं होता उनके साथ महाकाल आता है। ये Right. भी एक फिलॉसफी आती है। नंबर 9, लास्ट नंबर हमारा। ये नंबर अपने आप में बहुत ही ब्राइट है, शाइनिंग नंबर है। कई कैलकुलेशन सेंटर में, जैसे कीरो सेंटर कहते हैं, कैलेडियन कहते हैं, कबालिक कहते हैं, उनके अंदर नंबर 9 को एनर्जी नंबर नहीं कहते, इसे हम कंसेप्ट मानते हैं। मतलब वो 9 को इंक्लूड नहीं करते कैलकुलेशन। अच्छा, they don't consider it? 8 के बाद Okay. में वो शनि पे एंड कर देते हैं। Okay. शनि So के बाद 9 is not a number for नहीं, them. Okay. बिल्कुल नहीं। उनके लिए वो 9 एक रिस्पेक्टेबल है, Okay. कि वो इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है कि आप उसे न्यूमरोलॉजी में नहीं ला सकते, अच्छा। तो वो उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। बट हमारा पाइथागोरियन सिस्टम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन सिस्टम है, वो 9 को इंक्लूड करता है। मेरे कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास में आते हैं तो 8 के बाद की कैलकुलेशन में 9 के अंदर जो पर्सपेक्टिव होता है उन्हें एनालाइज करने में थोड़ी डिफिकल्टी भी हुई। 9 नंबर अगर आप देखें तो नीचे से रेज और झुका हुआ, लाइफ में पहले आप राइज करोगे और फिर झुक जाओगे। आपका सारा एक्टिवेशन तभी होगा जब आप थोड़े शांत हो जाओगे। हनुमान से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा। बजरंगबली से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसी उनकी लाइफ थी ऐसे नंबर 9 होता है। मंगल कब? उद्दंडता के बाद, ओके। उपद्रव के बाद, कि जब न्यूसेंस और एक ऐसी नाइविटी क्रिएट हो जाती है जहां पर हल्ला मचा दिया हो किसी इंसान ने, शोर मचा दिया हो, उसके बाद में संभलना। पहले ऋषि मुनि कपड़े उठा गए जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, उनके हवन कुंड में पानी डाल दिया, उन्हें पीट दिया, बांध दिया कि मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। सूरज दिखा, लगा कुछ चमकती हुई चीज है, खाने भाग गए, फिर पिट के आए, ठोड़ी पे मार्क बनाया, नाम लिया हनुमान, कि हनु पर जिसके मान है वही हनुमान है। देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हुआ क्योंकि क्रेडेंशियल्स थे, क्रेडिबिलिटी थी, बट क्योंकि यूज नहीं था इसलिए वो एबिलिटी हिडन कर दी गई। ओके। कि जब यूज आएगा तब तुम एक्टिवेट होगे। राम आए तो एक्टिवेशन हुआ। करेक्ट। 9 नंबर की लाइफ में भी जब तक पर्पसलेसनेस होती है उनकी हिडन एबिलिटी हिडन ही रहती है। वो एक्टिवेट तब कब होते हैं? जब लाइफ में कोई यूजेज आता है या कोई ऐसा इंसान आता है जो उनकी पूंछ मरोड़ दे, कुछ ऐसा कर दे जो कि चैलेंजिंग हो उनके लिए। आपको मार्सियन पर्सनालिटी को एक्टिवेट करना है, चैलेंज कर दो, तेरे बस की नहीं, अब तय करेगा। और जहां आपने कह दिया ना तेरे बस की नहीं, वो तो करेगा, बाकी काम जो है सारे छोड़ देगा। ओके। मार्स हैज दिस पर्सनालिटी, फाइटर पर्सनालिटी है, इसे वॉरियर कहते हैं। ये लॉर्ड कहते हैं, लड़ाकुओं का लॉर्ड, कि लड़ाकुओं में सबसे बड़ा लड़ाकू जो है वो मार्स है। एक राहु लॉर्ड कहा जाता है वॉरियर्स का, एक मार्स। मार्स जो है देवताओं का सेनापति है, राहु दैत्यों का सेनापति है, उसे हम एक डिग्निफाई करते हैं या सिग्निफाई करते हैं। इनमें वॉरियरनेस बहुत तगड़ी होती है, दोनों के दोनों लड़ाकू हैं। राहु अनएथिकल के लिए लड़ता है, मार्स एथिकल के लिए लड़ता है। इनिशियल ईयर्स में मार्स थोड़ा अनएथिकल हो सकता है, बट फाइनली लाइफ में सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जो वो किसी ईश्वर में ध्यान लगाएगा या अपने आप को एकदम समर्पित कर देगा। तो मार्स के लिए लाइफ ऐसी है कि पूरी तरह से एक्सेप्टेंस, सरेंडर और ग्राउंडेडनेस। धरती से जुड़ा रहेगा तो मजबूत रहेगा, जितना धरती के पास होगा उतना ऊपर उठेगा। ग्राउंडेड होगा, जिंदगी में हाई चीजों पे जाएगा, और अगर ग्राउंडेडनेस नहीं हुई तो टूट जाएगा। ओके। तो मार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम हमेशा देखते हैं, झुकेगा तो मार्स बनेगा, अदरवाइज घमंडी बन के रह जाएगा, रावण बन जाएगा। ये कई बार कहते भी कि हनुमान में और रावण में बहुत सिमिलरिटी थी। अच्छा। ये बहुत डर लगा था कई बार भेजते वक्त लोगों को कि तुम जिसके पास भेज रहे हो इसे, वो इसका ही जैसा ही है, और वो दुनिया का बिगेस्ट मैनिपुलेटर है रावण अपने आप में। कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान को रावण मैनिपुलेट कर ले। पर राम की जो भक्ति थी ना, राम को विश्वास था उसके ऊपर कि हनुमान का मैंने हृदय छू लिया है, ये भटक के नहीं आएगा। जब रावण ने पहली बार हनुमान को देखा था तो ज्ञान हो गया था कि इसके पीछे जो खड़ा होगा ना वो भी बहुत तगड़ी चीज होगा, क्योंकि जो इसे अपने वश में कर सकता है वो मेरा क्या कर देगा। तो ये एक मार्शियन टेंडेंसी दिखाते हैं कि मार्स जहां भी होगा ना वो ह्यूज के साथ होगा। राम को हम सूर्य से दिखाते हैं कि सूर्य के समान तेज जिसका होगा वो राम है। हनुमान वहीं खड़ा मिलेगा। मरकरी और मार्स कई बार वहीं खड़े मिलते हैं जहां पर कोई सन लाइक पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि ये वहीं बनते हैं जहां पर एक ह्यूजनेस मिलती है। ये हल्के फुल्के के पास नहीं होते, ये कि छोटे मोटे से ज्ञान नहीं लेते। ये टीचर पीट के आ सकते हैं, इन्हें पसंद नहीं आया सिर कूट देंगे टीचर का, पर अगर टीचर ने इन्हें कन्विंस कर लिया, अब चाहे टीचर इन्हें कूद कूद के मारे,
ये हिलेंगे नहीं वहां से, क्योंकि इनका डिवोशन और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है। समझ में आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं समझ में आएगा किसी को कूट सकते हैं। राइट। दे आर अनकंट्रोलेबल, तो इसे अनचैनलाइज एनर्जी कहते हैं। आपने इतनी सारी बातें आप सुनी, आपको खुद भी समझ में आना शुरू होगा कि लाइफ के कितने विविड कलर्स हैं। मुझे 9 प्लैनेट नव रस के रूप में दिखाई देते हैं, कि हमारे अंदर ना इन सभी 9 प्लैनेट का एसेंस है। हम उस एसेंस को अपने रेगुलेशन में ला सकते हैं, हम उसे चैनलाइज कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि हमारे पास एक ही नंबर है। मेरा सिद्धांत जो मैंने समझा है इतने सालों में, लगता है कि हमारे पास 9 के 9 फ्लेवर्स होते हैं, कोई ज्यादा कोई कम। लोग कहते हैं आपके पास ये नंबर है नहीं, आप पास्ट लाइफ में उसे कंज्यूम कर चुके हो, ओके, इसलिए प्रेजेंट लाइफ में नहीं है। और प्रेजेंट लाइफ में जो नंबर मिले हैं, जब आप उन्हें एक्सप्लोर कर लोगे, उस क्वालिटी को एक्सप्लॉइट कर लोगे, तो वो हिडन नंबर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये हमने काम करके देखा है, हमारे टेस्ट, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में काम करा है। इसको बताना आप। और आप अगर जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करते हैं तो 7/11/1997, आपके चार्ट में अगर देखें तो 7 नंबर है, 9 नंबर है, 1 नंबर है। इन 3 नंबर में आपका चार्ट खत्म। तो क्या बाकी नंबर कहाँ गए? हाँ, ट्रू। बाकी कोई नंबर आपके पास नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मेन पर्सपेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है? सन से, केतु से और मार्स से। आपको अपनी एनर्जी को ब्राइट रखना है हमेशा, अपनी स्टडीज को बहुत स्ट्रांग रखना है, अपने एजुकेशन, अपना कंटेंट को बहुत स्ट्रांग रखना है, रिसर्च करनी है, और साथ ही साथ में आपने झुक के रहना है। आपको अपनी क्वालिटीज को ग्राउंडेड रखना है। ईगो आई भी तो उसे एड्रेस कर लेंगे तो नहीं आएगी। 1 है और 9 है, इनिशियल नंबर है, फाइनल नंबर भी आपके पास में, तो यू कैन रीच अप टू एनी लेवल। बट कब? जब केतु को समझ लोगे, ओके, अपने हिडन को समझ लोगे। केतु होता है आपकी नाभि के नीचे, रूट के भी नीचे। इच्छाएं, इनसिक्योरिटीज को जब एड्रेस कर लोगे, आपका 1 और 9 का फेज एक्टिवेट हो जाएगा, एक्सपेंडेबल हो जाओगे। पर अब बाकी नंबर कहां गए? आपने अपनी पास्ट लाइफ में या किसी जन्म के अंदर सबको यूज कर लिया, क्वालिटीज को। ऐसा भी होता है कि मतलब जो पास्ट लाइफ में मैंने नंबर यूज किया है वो मुझे इस लाइफ में वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बट कब? जब कोई कर्म बचा होता है। ओके, कर्म एक्सीड नहीं करता अपने आप को। इस लाइफ का कर्म क्या है आपका? 3 नंबर से आधारित, इसलिए आपका चार्ट में मेजरली 3 नंबर है। बट जब आप इस कर्म को पूरा करोगे, 1 से लेके 9 तक के सारे फ्लेवर एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो। आपने कहा कि कर्म को, इन तीनों से मेरा कर्म जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, एंड मैं किस तरह से उसे पूरा कर सकता हूं? ओके, एक पिता के तौर पे कर्म करोगे। सूर्य मतलब पिता। अब पिता घर में क्या करता है? सबका ध्यान रखता है, प्रोटेक्शन करता है, उनको सर्व करता है, उनकी चीजें लाता है। आपको ये करना पड़ेगा एक लेवल पे आके। हो सकता है अब तक आपने करा हो सकता है नहीं करा हो। पिता के साथ साथ केतु भी है आपको वहां पर। अब 1 नंबर का मतलब है राइजिंग एंड विजिबल, केतु का मतलब क्या है? इनविजिबल। तो कभी करोगे फिर शांति से बैठना भी होगा, कि हो सकता है आपका नाम ना हो, करा आपने बट आप स्टेल्थ में चल रहे थे। तो वो फेम जो मिलना था ना, सन लाइक फेम, एक हिस्से मिला हो बट वो बाद में शायद ना मिले, किसी और का फेम हो रहा हो, आप बैकग्राउंड में कहीं सर्व कर रहे हो। राइट। जैसे अभी आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, आपकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, इस चैनल की वजह से यहाँ पे हूँ, बट एक्चुअली में क्या है? कंटेंट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। काम वही है आपका, यू आर क्रिएटिंग द कंटेंट। ओके, अब आप इसे एडिट करोगे, अब आपको कौन जानेगा? जो आपके व्यूअर्स हैं, बट सुन कैसे रहे हैं? जो आपका गेस्ट है। ओके, ये काम भी आपके पास आ गया। तो कई बार हमारे लाइफ में नंबर्स में ही लिखा होता है कि हम करने क्या वाले हैं। सो मतलब टेक्निकली पॉडकास्टिंग वाज समथिंग व्हिच वाज मेंट फॉर मी। हियर इट इज। मतलब मेरा तो कोई प्लान नहीं था, ये मतलब हो गया बस। मार्स को हम हार्डवेयर भी कहते हैं, मार्स से हम ऑब्जेक्टिव लाइफ को भी देखते हैं। तो आपके पास ऑब्जेक्ट से डीलिंग करने की लाइफ रहेगी। कूदना फांदना भी कहते हैं मार्स से, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, लाइफ में कभी इससे बात कभी उससे बात, मल्टीपल एक्सपोजर कहते हैं उसे। वही नंबर आपके पास में, तो क्वालिटी आपके नंबर से पूरी आपके ऊपर फिट हो रही है। ओके, ध्यान से अगर आप इस पे काम करते चले गए तो आपके बाकी 9 फ्लेवर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। आपके लाइफ में फिर आप एक बैलेंस फ्लेवर पे जाओगे, जहां पर आपके अंदर एसेंस में लोग हर चीज को देख पाएंगे कि दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, दिस इज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। ही कैन एक्सप्लेन वेल, ही कैन लर्न एंड अर्न वेल। ओके, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे पूछनी है। अब जैसे जब भी हम न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट करते हैं तो एक चीज़ कमेंट्स में आती है विच इज़ कि जैसे मैं 7th को मेरा बर्थ हुआ है, बट 12 को रात को डेट चेंज हो जाती है। तो अगर कोई उस रात को, मतलब 12 के बाद में शायद 2 बजे पैदा हो रहा है, तो उसकी डेट क्या होगी? मतलब वुड यू लुक एट इट फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे डेट चेंज हो रही है, या आप उसी को सेम डेट पे ही काउंट करोगे? देखिए, बस हम यहाँ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करें तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को लेकर चलते हैं। डे चेंज हमारा रात से हो जाता है, तिथि नहीं बदलती। हाँ,
तिथि को हम इंक्लूड कर रहे हैं, मैं हम दोनों को लेके चल रहा हूँ, हम दोनों कंसेप्ट को लेके चलते हैं, दोनों इंक्लूड करते हैं। ओके। बट एस्ट्रोलॉजिकली जब हम काम करते हैं, रात को कोई 12:30 अगर पैदा हुआ है, 1 बजे तक भी पैदा हुआ है, तो हमें इसके 2 चार्ट कंसिडर करने पड़ते हैं। अच्छा। कि एक दिन पहले वाला भी और एक दिन बाद वाला भी। ओके। जो ये डुअल पीरियड में आते हैं, और मैंने इस बात को देखा है कि सनराइज के बाद वाला भी आपका इंपैक्ट होता है, और सन का जो प्रीवियस डे था वो भी आपका इंपैक्ट में आता है। ओके। तो हम दोनों कंसिडर करते हैं प्रेडिक्शन के टाइम। तो बोथ पर्सपेक्टिव। सो गिव मी एन एग्जांपल, मतलब किस तरह से ये वर्क होगा, जिसका ये ड्यूअल चार्ट होगा, तो आपने दोनों चार्ट्स बनाए, फिर उससे कंक्लूजन कैसे निकालोगे? विजिबल, एक होता है विजिबल नेचर, एक होता है स्टेल्थ नेचर। ओके। जो प्रीवियस है वो स्टेल्थ बना देता है, जो विजिबल है वो प्रेजेंट बना देता है। अच्छा। ओके। अगर मुझे इंसान की छुपी हुई पर्सनालिटी देखनी है तो उसके चार्ट के मैं पिछली साइड पे चला जाऊंगा। ओके। वो उसकी छुपी हुई पर्सनालिटी है। विजिबल पर्सनालिटी कौन सी होगी? जो सामने आ रही है। दैट्स बेसिस। ओके। जब आप किसी के इंसान के सेंटर पोजीशन को देखते हो ना, कि वो सेंटर लाइन पे रात के 12 बजे पैदा हो गया, अब 2 चार्ट बनेंगे इस इंसान के, ये किसी एक पर्सनालिटी का इंसान ही नहीं है, तो हमें डुअल रीडिंग करनी पड़ती है फिर उससे। ओके। सो आपका काम बढ़ गया वहाँ पे? बहुत ज्यादा बढ़ गया। 2 डेट भी हो गई, 2 टाइम भी हो गए, राइट, और 2 पत्रियां पढ़नी पड़ती। ओके। और ऐसा भी होता है कि कोई नंबर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब अनलकी नंबर्स ही है, बिटवीन 1 to 9। देखिए, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि नो नंबर इज लकी, नो नंबर इज अनलकी। हर नंबर के साथ में कुछ कर्म जुड़ा हुआ है। यदि आपने कर्म को नहीं समझा तो आप अनलकी साइड पे चल रहे हो, और एक लक स्लाइड भी होती है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 13 नंबर बहुत अनलकी है, इसके लिए बहुत सारे जो होटल्स है वहां पे 13 फ्लोर ही नहीं होता। नहीं, ये डर के मानना है, मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। 1 है सन, 3 है जुपिटर, ये घमंड को लेके आते हैं। 13 नंबर के पास में मैंने अच्छे काम भी होते देखे हैं, और एक्चुअली में क्या होता है कि इससे राहु बन रहा होता है कि इतनी 2 ह्यूज एनर्जीज, एक सन, एक जुपिटर, राहु कैसे बना सकती हैं, जो ग्रहणकारी है खुद में। अगर आप अपने घमंड पे काम कर रहे हैं 13 नंबर वाले इंसान, और थोड़ा मेडिटेशन हाई कर लें, राहु मेडिटेशन से बैलेंस होता है। ओके। आपकी एनर्जी डाउन चल जाएगी थोड़ी सी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं रहेगी। ये उन जगह पर होता है जहां पे एनर्जी ग्राउंडेड नहीं कर पाते लोग। राइट। देन 13 इज फ्राइडे द 13th। हाँ, वो आपने सो आगे भी सुना होगा, उसका पूरा वर्जन आता है। तो आप चाहे फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी कर लें, मैं 13 पे अच्छे फैक्टर की रेमेडी बताई है। ओके। और लोगों को बेनिफिट भी 13 नंबर से हुआ है। 13 नंबर का लॉकेट भी कैरी करा किसी ने। अच्छा। उसको इतना बेनिफिट हुआ है। ओके। तो इट्स नॉट अबाउट कि नंबर ऐसे होते हैं लकी या अनलकी, इट्स अबाउट द वाइब्रेशन दैट यू क्रिएट। नंबर के साथ में, जैसे मैं बताता हूँ एक आपको एक्सपेरिमेंट, 2 और 8, मून और सैटर्न। मून क्या है? चंचल, भागने वाली चीज। सैटर्न है बूढ़ी, रुकी हुई चीज। अब 28 जिसका नंबर होगा उसके अंदर 2 पर्सनालिटी मिल जाएंगी, एक चंचलता वाली और एक बहुत ही बूढ़ापे वाली। ओके। अपने सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओगे आप, लालच बहुत बढ़ जाएगा आपका। इसे एस्ट्रोलॉजी में विष योग भी कहते हैं, मून और सन कॉम्प्लेक्स। विष योग का मतलब होता है इंसान अपनी सोच के, खुद के पॉइजन से मर सकता है। अपनी सोच को पॉइजन से मत बनने दो, अपने अंदर मेडिटेशन भर दो। अपनी सोच को वहां तक मत एक्सीड करने दो कि आपके सारे दिन बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का घर वाले ख्याल आ रहे हैं। यू हैव योर ओन कंट्रोल सेंटर। ओके। आप उसे रेगुलेट करोगे, नंबर का नेगेटिव साइड कभी एक्टिवेट नहीं होगा। आएगा भी तो जल्दी वो पीरियड भी पास ऑन हो जाएगा। दशा में भी, अंतर दशा में भी, मतलब हम काफी चीजों में और चेक करते हैं, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। तो ऐसा नहीं कोई नंबर लकी या अनलकी होता है, कुछ नंबर कार्मिक होते हैं। अब मैं ये बात आपकी जो है उसको इस तरीके से लेता हूं, 4, 7, 8, इनको कार्मिक नंबर बोलते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस को भी कार्मिक कहते हैं। कार्मिक नंबर में और नॉन कार्मिक नंबर में एक फर्क होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। लोग चल रहे हैं, 5 स्टेप लिए, 5 का रिजल्टेंट मिला। कार्मिक नंबर 5 स्टेप चलेगा, 3 का रिजल्टेंट मिलेगा, 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे। ओके। अब दुनिया 5 में 5 स्टेप ले रही है, ये 5 में 3 स्टेप ले रहा है। इसे कैटापुल्ट इफेक्ट कहते हैं कि पिछला जो करा था, 2 उसका ड्यू चला गया, 3 आगे गया, 2 पिछला, 3 आगे। राइट। पर जब आपने पिछले पूरे डेट्स क्लियर कर दिए, अब आपको उसका इंसेंटिव भी तो मिलेगा। तो जो दुनिया अपने 5, 5, 5 को कर रही होगी, तो आपको हर 5 स्टेप के लिए 7 का 10 का बेनिफिट भी मिलेगा। ओके। तो इस तरह का कैटापुल्ट इफेक्ट। कैटापुल्ट मतलब गुलेल पीछे जाती है। हमें लगता है हम तो पीछे जा रहे हैं, दुनिया में हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम तो दुनिया से गिरे से पीछे जा रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे दुनिया चल रही है, अब आप उड़ने वाले हो। When the catapult is loosened, अब आप उड़ोगे। राइट। तो कार्मिक नंबर ऐसे नहीं होता कि मारने के लिए आते हैं। शनि ऐसा नहीं कि आपको बाधा देने के लिए आ रहा है। यदि आप कर्म सही करोगे तो बाधा क्यों मिलेगी? सैटर्न विल हेल्प यू। और कई लोगों ने जिंदगी में सबसे
हाईएस्ट प्रोग्रेस करी है जब सैटर्न आया। मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि शनि से जो लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको डिसिप्लिन करता है। एग्जैक्टली वो आपको सिर्फ काम करना सिखा रहा है। मैं कई बार अपने सेशन में बोल चुका हूं इस बात को कि आप 4, 7 या 8 मतलब राहु केतु और शनि के पीरियड में अगर गुजर रहे हैं, अपना डिसिप्लिन स्ट्रेट कर लीजिए ना। अपना सुबह जल्दी उठिए, शाम तक अपना जल्दी सोइए, अपने घर में तामसिकता मत रखिए। अगर आप तामसिक नहीं हैं, आपको शनि कुछ कहेगा ही नहीं। राइट। विचारों में मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आप तमस हटा दीजिए अपना, या मिनिमम कर दिए तमस को, बिल्कुल आप बेटर परफॉर्म करेंगे। ओके। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, शनि तो आपको पहले छोड़ेगा नहीं। ओके। मतलब आधा तो कर्म चला गया ना। मैं सुबह 3 बजे सो के उठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन बहुत लंबा है, मेरे पास काम करने के लिए बहुत घंटे हैं। आज आपका पॉडकास्ट भी था, मैं सुबह अपना 4 बजे अपने ध्यान में बैठ गया था, 3, साढ़े 3 बजे उठा, अपना 4 बजे ध्यान में बैठ के अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसके लोगों से बात करनी शुरू कर दी थी। मेरे पास खूब टाइम है। लोग कहते हैं बस टाइम नहीं आता। आपके बेसिकली आप सारा तो खुद ब्लॉक कर रहे हैं ना अपनी रोड्स को। करेक्ट। और एक बात और, मैं मैक्सिमम लोगों से मिलता हूं तो मतलब उनमें से कंटेंट आता है निकल के, सर हम ये करते नहीं, हमसे हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, हमसे हो जाती है। इंसान अपनी ना एक कन्वीनियंस के लिए इस वर्ड को बहुत इस्तेमाल करता है। आप बाकी काम में सक्सेस कैसे पा रहे हो? ये काम में तो नहीं आपको कुछ भी हो पा रहा। Right. बाकी सारे काम कैसे कर रहे हो? रोना होता है तो रो लेते हो, खाना होता है खा लेते हो, टाइम से सब कुछ कर रहे हो, बस कर्म करते हो, मौत आ रही है। तो ये फिर भागने के तरीके होते हैं। एस्केपिज्म है, प्रॉपर एस्केपिज्म है। Right. ऐसे में फिर शनि नहीं छोड़ता, वहां पर बाधा उत्पन्न करता है। Okay. तो जब भी कोई क्लाइंट आपसे ये बात पूछेगा, आप भी उसे कहेंगे कि अपना रूटीन सेटअप कर लो, रेस्ट देखो। एक ईश्वर की आराधना मन से, ये रेगुलर होनी चाहिए। बड़ों का नमन मन से। शनि का समय चले ना, अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट मत करना। आपका ऐसा टाइम पीरियड चलेगा तो आपका मन करेगा कि आप उनसे लड़ो, उनसे झगड़ा करो। घर में अगर पितृदोष होता है, घर में कोई छोटा बड़ों की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। पितृदोष है ही इसीलिए कि डिसिप्लिन का काम करना था, डिसिप्लिन पे चलना था। अब वो डिसिप्लिन सेटअप ही नहीं होकर दे रहा। कई लोग कहते हैं लोग हमारे घर में सक्सेस नहीं आ रही, पितृदोष था। गॉट इट। आप सिंपल फ्रीक्वेंसी चेंज कीजिए घर की। और फ्रीक्वेंसी में क्या कहते हैं, सर बाधा थी, हम उज्जैन गए थे, हम बनारस गए थे, हमने ये करा दिया वो करा दिया। मतलब आपके पास पैसे थे, आपने खर्च कर लिए। राइट। कर्म करे नहीं करे, पैसे खर्च करना तो हर किसी की बस की बात हो सकती है ना। हाउ कन्वीनियंट इट इज, यू आर टेकिंग अ शॉर्टकट। शॉर्टकट से नहीं काम होता। सैटर्न लॉन्ग कट है, सैटर्न थोड़ा एक्सपोजर ऑफ लाइफ है। मेहनत करेंगे शनि ठीक हो जाएगा। ओके। और एक और चीज़ है, जैसे जीरो का देयर इज नो वैल्यू, बट वो नंबर के पहले नंबर के बाद लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0-3 अगर हम ले तो वो 3 है, बट उसके बाद लग जाए तो 30 होता है। बट न्यूमरोलॉजी में हम उसे ऐड कर देंगे तो 3-3 होगा दोनों जगह। तो पहले अगर 0 लगता है या बाद में 0 लगता है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है? 0 अपने आप में नंबर नहीं है, 0 फिलॉसफी है। एग्जॉस्ट और इनटेक, ये 2 इफेक्ट हैं। कर्म करे तो 0 आपकी फ्रीक्वेंसी राइज कर देगा, कर्म नेगेटिव करे तो फ्रीक्वेंसी लो कर देगा। 10, 20 और 30 को लोग 1, 2, 3 रीड कर लेते हैं। मैं कई बार उनसे कहता हूं कि तुम्हारे अगर 10, 20, 30, 1, 2, 3 है तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूमरोलॉजी में हटा दो इनको, 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1, 2, 3 और 10, 20, 30 एक से नंबर है। 10 मीन्स आप यू आर मोर देन 1 एंड यू आर अंडर द 1 ऑल्सो, मतलब बिलो द 1। आप अपनी ऊर्जा को इतना नीचे ला सकते हो, आप सेडिस्ट पर्सनालिटी भी हो सकते हो। अच्छा, ओके, बिकॉज ऑफ ड्यूअल नंबर्स वहां पे। 0 है नॉब, हाँ। एक ना स्विच बोर्ड का नॉब जैसा होता है, फैन का रेगुलेटिंग नॉब जो होता है, ऐसा है 0। वो आपको ऊंचा भी कर देता है, वो नीचा भी कर देता है। तो जिसके बाद 0 लग गया, उसकी लाइफ में अगर फिलॉसफी ठीक कर ली, उसने अपनी अप्रोच सही कर ली, तो 0 इज एनहांसिंग फैक्टर, अदरवाइज इट इज रिड्यूसिंग फैक्टर। ओके। मेरे पास एक माँ आई थी, न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी उसने मुझसे, कहती सर आपने कहा है कि 0 जब लगता है नंबर के पीछे तो आध्यात्मिक हो जाता है इंसान। अब मेरा 7 साल का बच्चा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है शायद 10/10/2000। कहती हाँ तो 0 भरे पड़े हैं तो मतलब मैं इसे बाबा जी बना दूं। मैं बच्चा बाबा जी नहीं बनेगा। जो ऑर्थोडॉक्सनेस वाली पढ़ाई है ना, उसे एक्सेप्टेंस में नहीं ले पाएगा। और वो यही हुआ था बच्चे के साथ में कि बच्चे को हर कन्वेंशनल चीज पढ़ने में मुसीबत आती थी। नॉन कन्वेंशनल पढ़ाओ, बच्चा पढ़ रहा है। राइट। तो 0 जब लगते हैं ना, तो आप कन्वेंशनल से दूर चले जाते हो थोड़ा, ये भी फैक्टर आता है। ओके। तो 0 इज अपराइजिंग फैक्टर, 0 इज डिमिनिशिंग फैक्टर ऑल्सो। आगे लग जाएगा तो 0 से ही आप रेगुलेट हो रहे हो। इसका असली जो होता है पीछे, जब कर्म के पीछे 0 लगता है तो एनहेंसमेंट फैक्टर देता है। ओके। कर्म से पहले 0 हो गया तो वो मिनिमाइज कर देता है वैल्यू को।
तो इसकी रेलेवेंस उतनी नहीं बनती। कर्म के बाद जब शून्य आता है तो वो आपकी महानता बनाता ओके, है। That's it. फैसिनेटिंग। जी। तो न्यूमरोलॉजी से और क्या पता चल सकता है हमें? न्यूमरोलॉजी से हम वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस, लाइफ का पाथ, आपकी लाइफ के बेटर साल, आपके अच्छे ईयर्स जैसे लोग पूछते हैं हमसे, कुछ भी आपका जो भी आपका सो प्रश्न होता है। एस्ट्रोलॉजिकली जैसे जब हम किसी की शादी होती है तो वो कुछ गुण मिलाते हैं, पत्रिका मिलाते हैं, जी बिल्कुल मिलाते हैं। न्यूमरोलॉजी से भी हम कर बिल्कुल, सकते हैं? हमारे सिलेबस के अंदर हम पढ़ाते हैं कि 2 फ्रीक्वेंसीज को कैसे मिलाते हैं। ओके, यहाँ पर एक 5 कोर नंबर का सेट होता है जिसे मैच करना सिखाते हैं, वहां के आपके वाइब्रेशंस पता लग जाती है। ओके, नंबर में कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट भी होते हैं। अब अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे सिलेबस के अंदर मैंने कई बार पढ़ा है, बच्चों को पता है, और उसको जानकर आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हो ओके, कि हाउ मच कंपैटिबल समथिंग टू यू। जैसे हम मोबाइल नंबर कंपैटिबिलिटी पढ़ाते हैं, कार नंबर कंपैटिबिलिटी, कार का कौन सा मॉडल लेना है जो कंपैटिबल हो ये बताते हैं, कौन सा घर, किस नंबर का घर क्या देता है, किस नंबर का पार्टनर क्या देता है, तो कंपैटिबिलिटी आप जान सकते हैं। बट सर कितनी चीजें एक इंसान टेस्ट करेगा? मतलब ये जो आपने कहा कि कंपैटिबिलिटी, तो फोन नंबर का है, कार का है, मतलब किस हद तक एक इंसान ये चीजें चेक करेगा? मतलब वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ पे मतलब लोग तो ऐसे लॉजिकल भी नहीं समझते, तो क्यों ये सब जरूरी है? कहाँ तक चेक करना चाहिए? सर मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये कब था कि अनएजुकेटेड या इलिटरेट वर्ल्ड में आए। लोग एजुकेशन को, लिटरेसी को ना ओवर हाइप मानते हैं। अगर आप इलिटरेसी में जिया जाते हैं, मोस्ट वेलकम। मैं मानता हूं कि इंसान को इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि मुझे पहले पता हो कि मुझे पालना क्या है। बच्चा पैदा करने से पहले पता हो बच्चा पालने का सिद्धांत क्या है। शादी करने से पहले पता हो कि किस तमीज से शादी करनी होती है, कैसे पार्टनर हैंडलिंग होती है। मेरे ख्याल से सक्सेसफुल की स्टोरी यही होती है। अनसक्सेसफुल सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता है, सक्सेसफुल रास्ता जानता है। राइट, दोनों में फर्क इतना ही है कि लिटरेट इंसान को पाथ ऑफ सक्सेस क्लियर दिखता है, इलिटरेट को पाथ। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरेसी की बात कर रहा हूं। सभी को लोगों को बता दें, एक शिक्षक होता है, एक साक्षर होता है, और एक केवल पढ़ा लिखा होता है। दोनों में फर्क है। बिल्कुल, किताबें ढोना और जिंदगी जीनी आना, इनमें फर्क है। तो बीइंग लिटरेट इज समथिंग डिफरेंट, बीइंग एजुकेटेड इज समथिंग डिफरेंट। ट्रू। तो आप अगर लिटरेट होके जाओगे लाइफ जीने में, सफल हो। अगर आप एजुकेट हो गए लाइफ में, कि हमने तो फिलॉसफी पढ़ी है, ऐसा ही लगेगा, फेल होते हैं लोग। इवन एनर्जी साइंसेस के अंदर हमने बहुत बार इस काम को करा है कि हमारे पास में अगर आप अवेयर हो पहले, तो आप जान सकते हो इन सब बातों के बारे में। बट अकॉर्डिंग टू यू कितनी चीजें एक्चुअली चेक करनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब जो बेयर मिनिमम है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी? देखिए क्या होता है कि नंबर्स को तो थोड़ा जानना सही होता है। एनर्जी से, जैसे अब अगर आपने मेरे से पिछली बार वैसे बात की थी, तो ऑरा स्कैनिंग एक बेसिक कैरेक्टर जैसे इंसान को आना चाहिए। आपको डेट मिली है, आपको शरीर मिला है, आपको एक व्यवहार मिला है। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों लेवल पे आपको जानना आना चाहिए। Okay. मेरे माइंड के अंदर भी क्लियर हो ताकि मैं ऑरा देख सकूं, मेरे वर्ड्स के अंदर भी क्लियर हो ताकि मैं बता सकूं और समझा सकूं, और मेरे एक्शन में भी हो ताकि मैं रीड कर सकूं। ये सबको आना चाहिए, ये आना चाहिए सर, बेसिक एजुकेशन। इजंट मतलब ऑरा रीडिंग एक गिफ्टेड चीज होती है? सर ये तो हमारे सबके अंदर गिफ्ट है ना, थर्ड आई तो हम सबके अंदर है। सिर्फ हमें पता नहीं उसको टैप कैसे करना है। हम इग्नोरेंट हैं बहुत सारी चीजों के साथ में। माइंड में जब कचरा भरना बंद कर दोगे तो काम की चीज तो उसमें है। छोटे बच्चे को ऑरा दिखाई देता है, छोटे बच्चे के साथ में कोई गलत इंसान लिया और रोना शुरू कर देगा, उसे बस समझ में नहीं आएगा और रोना शुरू कर देगा, ऑरा गंदा हुआ और रोएगा। ऑरा रीडिंग इससे कैसे आती है? तो पैदा हुआ है, इसे किसी ने एजुकेट थोड़ी करा है। सर वो लिटरेसी बचपन से होती है, एजुकेशन ली जाती है। मैं इसी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। हम वी आर बॉर्न लिटरेट बट वी आर ब्रॉट अप एजुकेटेड, और फिर वो ब्रॉट अप इडियट भी होते हैं। कई बार आप देखते हो कि एजुकेशन इतनी आ गई कि अब वो इतना इडियट हो गया है कि हर बात पे वो लॉजिक ला के बैठा है। मैं सुनता हूँ बहुत बच्चों को, आत्मा क्या होती है, दिस इज स्टुपिडिटी। मैं कहा हाँ ठीक है, वी आर स्टूपिड। अब आप मूर्ख से क्या ही तर्क लगा लोगे? मेरे पास बहुत बार लोग आते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, आप ऐसे काम कीजिए। मैं कहा देख थेरेपिस्ट मैं हूं, तूने मुझे सिलेक्ट करना, फीस भरी है तो मुझे काम करने दे, तू आके एंजॉय करना। और फिर मैंने कोड ऑफ कंडक्ट लगा के उसे रिमूव कर दिया। तुम तो एरोगेंट हो, तुमने चमचे भरती रखा, बोलता रहो जाओ तुम दूसरे। आप मूर्ख को कुछ नहीं कह सकते, वो मूर्ख है, सदा रहेगा। मैं बता भी दूं आपके ऑडियंस को कि आप किसी को एजुकेट कर सकते हो, आप किसी को लिटरेट नहीं कर सकते। लिटरेसी अंदर से होती है, एजुकेशन बाहर से होती है। डिग्रियां लगाना, तमगे लगाना ये बहुत आसान है, और सच में उस विद्या का प्रयोग कर पाना ये बहुत मुश्किल है। ओके, एक और चीज मुझे रील हो गया नहीं, बट यहाँ में मुझे एक और चीज इसलिए पूछनी है आपसे कि, और शायद रिलेटेड भी हो सकता है क्वेश्चन, कि कहा जाता है कि ये जो भी आपने भी जैसे चीज़ कही कि हम लिखवा के आते हैं ये सब चीज़ें,
हमारे साथ में जो होना है वो हमारे नंबर्स प्रेडिक्ट कर देते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स प्रेडिक्ट कर देते हैं. बट इज इट पॉसिबल कि किसी की जिद इतनी ज़्यादा हो कि वो उन सब मतलब जो भी लिखा है उसके भी परे चले जाए? आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है. मेरे से अभी कुछ महीने पहले किसी ने कहा था कि लाइफ में वही होता है लिखा होता है. मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, कितना लिखा है तुम्हें कैसे पता? ट्रू. इनफाइनाइट लिखा हो, तुम 4 चीजें पढ़ के बैठे हो. यूनिवर्स का वेरिएबल्स कितने आपके, आपको क्या पता उसके बारे में? आपकी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थोड़ी है. आप ये क्यों समझ रहे हो 4 चीजें लिख के भेजिए, 4 ही होंगी, उससे ऊपर होगा नहीं. ये बात बिल्कुल सही है, लिखा होता है वही होता है. पर कितना लिखा है लिखने वाले ने? अगर एक लिखने वाला फूल के खिलने से लेके उसके ब्लॉसम होने तक का पूरा नरेशन लिख सकता है, आपकी लाइफ में एक ही वेरिएंट छोड़ेगा कि आपने लाइफ में यही करना है, इसी पे मरोगे, इसी पे जियोगे. भगवान पागल नहीं है. राइट. भगवान है, वो क्रिएटर है, वो उसने वो सब कुछ लिखा है जो कि आपकी समझ से बाहर है. बट होता क्या है कि आपके लॉजिकल माइंड में जितना घुस गया उतना आपने समझ लिया. उससे भी परे होती चीजें. बिकॉज बहुत से बार क्या होता है कि लोग जब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये सब चेक कर रहे हैं, इनफैक्ट एंजल थेरेपी एंड एवरीथिंग जो भी होता है तो डर जाता है. एंड मेरा पॉडकास्ट करने का पूरा मकसद ही है कि वो डर को हटा के वो जो एक रियल लेंस है उससे हम देखें. तो अकॉर्डिंग टू यू क्या डरना मतलब सही है इन एनी मैनर? अगर आप एजुकेटेड हो, आप डरपोक हो. एजुकेशन डर देती है, लिटरेसी भयमुक्त कर देती है, बिलीफ देती है, फेथ देती है. और जिन्हें पता है इन सब बातों के बारे में वो तुरंत समझ जाएंगे मेरे सेंटेंस से ही. मैं आपको उदाहरण देता हूं. मैंने 369 बोला अभी आपके सामने कि एक लकी नंबर होता है. कोई भी नंबर आपके सामने 3 टाइम्स आना शुरू हो जाएगा, 4 टाइम्स आना शुरू हो जाएगा, एग्जैक्ट 6 टाइम्स आना शुरू हो जाएगा, वो एक इंडिकेटर नंबर बनता है. एंजल नंबर. एंजल नंबर आपने सुना, बिल्कुल सही बात बताई. यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा होता है डेली, बेटा जाग जा, अब भी उठ जा, अभी भी चांस बाकी है. लोग कहते हैं हम सुबह 2:30 बजे आंख खुलती है डेली, ऐसा लगता है कोई उठा रहा है. 3 बजे आंख खुलती है, कोई उठा रहा है. भाई एंजेलिक टाइम पीरियड एक्टिवेट हो चुका है, पित्र आवाज दे रहे हैं उठ जा. लोग करवट लेते हैं, वॉशरूम हो के आते हैं, फिर सो जाते हैं. अब तुमने अपने कर्म में पानी फेर दिया. तुम नहीं उठना चाहते, ये तुम्हारी चॉइस है. तुम्हारी एजुकेशन तुम्हें उतना लेके जा रही है, पर तुम्हारी लिटरेसी तुम्हें आवाज दे रही है अंदर से, उठ जा अभी भी. आपकी इनर वॉइस आपकी लिटरेसी होती है, वो कॉन्स्टेंटली आपको बुलाती है. तो डरपोक इंसान की इनर वॉइस को दबा रहा है, वो तब डरपोक है. राइट. जिसने अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दिया, भय मुक्त हो जाएगा, उसे डर नहीं लगता. कई लोग कहते हैं सर सुबह उठते थे यहां पे कोई खड़ा दिखाई देता है. मैं खड़ा रहने दो, तुम अपना ध्यान कर लो. उसे कहो तू भी बैठ जा, तू इधर मेडिटेशन कर ले, मैं इधर कर रहा हूं. तुम इधर खड़े हुए वाले की वजह से तुम अपना वही खराब कर गए. वो क्या पता मेडिटेशन स्टेट में हो, उसने कर लिया. तो हाउ यू आर इम्पैक्टिंग योरसेल्फ एंड व्हाई यू आर इम्पैक्टिंग योरसेल्फ सो मच कि यू हैव बिलीव इन एवरी नॉनसेंस बट यू डोंट हैव बिलीव इन एनी लॉजिक. राइट. सी द लॉजिक. अब वही है ना कि कई आंखें बस वो वही देखना चाहती हैं और जो दुनिया में चल रहा है उसे समझना चाहती हैं. ठीक है, लेट देम. हर किसी का कर्म है सर, हम वहां पर इंटरफेयर क्या ही करेंगे. आप यदि सीखना चाहते हैं तो ये आपकी भूख है, ये आपकी पहली लालसा है कि आपको कुछ सीखना है. बट जब आप दरवाजे बंद कर लेंगे कि नहीं सर ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है. अगर मैं आपसे कहूँ कि यू हैव 2000 करोड़ रुपीज इन योर अकाउंट, पहला आता है ऐसे कैसे सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? पहले एक विजन तो क्रिएट करो. हाँ, मेरे में भी कुछ साल पहले तक विजन नहीं था इस बात का कि आई हैव मनी. लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो स्पिरिचुअल हो, आप पैसा क्यों कमाते हो? मैं भूखा मर जाऊं. मैं स्पिरिचुअल हूं इसलिए आज मेरा हर स्टूडेंट मेरी यूनिट का हिस्सा बनना शुरू हो गया है. आज मैं भी कमा रहा हूं, ये लोग भी कमा रहे हैं, इनकी फैमिली की इनकम बढ़नी शुरू हो गई है. ये मेरी स्पिरिचुअलिटी है. मेरी फिजिकलिटी थी, मैं अकेला कमा रहा था, मेरे बैंक में अकेले के पैसे आ रहे थे. और आज मैं स्पिरिचुअल हूं, मेरी पूरी यूनिट बननी शुरू हो गई. आज मैं ना केवल खुद कमा रहा हूं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, वो जॉब प्लेसमेंट लिए बैठे हैं. राइट. आज वो हीलर्स हैं और बहुत प्यारे हीलर्स हैं. पूरा अम्ब्रेला बन गया है इस चीज का. साथ में जुड़ते हैं हम. कई बार क्लाइंट कहता है कि सर आपकी फीस अफोर्डेबल नहीं होती. मैं कहा कोई बात नहीं है, मेरे पास मेरे ट्रेन करे बच्चे हैं जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं. व्हाई नॉट, चाहिए कीजिए. लोग कहते हैं सर हमारे पास पैसा ही नहीं है. हमने कहा फ्री हीलिंग सेशन है हमारे पास. हर सैटरडे को सैटरडे फ्री हीलिंग होती है, आप वहां आ जाइए. ये सर ये सब मेरे स्पिरिचुअलिटी ने सिखाया मुझे. ओके. अगर मेरी लिटरेसी पे मैं फोकस नहीं करता, मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता. लोग अगर अपनी स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में लाएंगे ना केवल वो ग्रो करेंगे, पूरा समाज ग्रो करेगा. मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को कह चुका हूं इस बात के लिए. जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मेरे स्टूडेंट्स यहां भी सुन रहे होंगे शायद इस पॉडकास्ट को, आप जुड़िए साथ में. आप देखिए एकजुट होकर कितनी पावर होती है उस चीज में. मैं कॉल करता हूं, मैं कहता हूं आप जुड़िए. मुझे ये नहीं खाली आप पैसा दीजिए, मत दीजिए, आप अपना श्रम दीजिए हमें.
खाली पैसा बहुत कुछ नहीं होता, पैसा मिल जाता है कहीं ना कहीं से, Right. मनी भी दे सकते हैं, एड अप कीजिए, एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेट कीजिए, पढ़ाइए बैठ के, मेरे साथ जुड़िए पढ़ाने में, अब देखिए कितना मजा आता है लोगों को। और सर हमारे पास अनप्रिविलेज लोग बहुत सारे हैं जो एजुकेशन चाहते हैं, साथ जुड़िए ना उनके लिए। मेरे पास कल एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरे पास बहुत एनर्जी है, लगता है एनर्जी वेस्ट हो रही है। मैं तो 10 बच्चे देता हूँ पढ़ाने के लिए, शाम तक तेरे में हिम्मत नहीं हो खड़े होने की। एक बच्ची कहती है सर बहुत डिप्रेशन है लाइफ में, समझ में आता करूँ क्या करूँ। मैं 10 हीलिंग पकड़ ले मेरे से, शाम तक जो अपने पैरों पे खड़ी हो पाए, डिप्रेशन छोड़ दे, एंग्जाइटी छोड़ दे, खड़ी नहीं हो पाई पैरों पे। क्योंकि जब तुम देना शुरू करोगे ना तो तुम भी खाली होते हो। ये एनर्जी चैनल्स है सर, यहाँ से बॉडी से एनर्जी निकालनी पड़ती है। जैसे खाना खाते हैं ना, एक्सक्रीशन जरूरी है, ऐसी एनर्जी का भी एक्सक्रीशन जरूरी है। राइट। हम खाते चले जाएं, हम एक्सक्रीट ना करें और फिर कहते हैं अब तो डिप्रेशन हो गया। वो बहुत ना बनता है तेरा डिप्रेशन। और अब डिप्रेशन खाली इंसान पे नहीं होगा, नेक्स्ट जनरेशन पे होगा। जनरेशन को ऑटिज्म है, डिसलेक्सिया है, मेंटल रिटार्डेशन है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। क्यों हो रही है? घर में एक ही को पेरेंट्स से बात करी, पेरेंट्स का चार्ट चेक करा, साफ साफ समझ में आ गया। लोग जो बॉडी में एनर्जी को भरते चले जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी में एनर्जी का एक्सेस हो जाता है। आपकी बॉडी उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट है, एनर्जी को कोई लिमिट नहीं है। आपको पोजीशन की तरह लगेगा, आपको लगेगा कोई कार्मिक हिंड्रेंस है, लाइफ में दिक्कत हो रही है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप यदि एनर्जी प्रैक्टिस को करेंगे और अपने हाथ से ऊर्जा निकालना शुरू करते हैं, जब भी कभी आप अपने हाथ से एनर्जीज को रिलीज करते रहेंगे लगातार, आपकी बॉडी में कभी डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। कुछ ओवर हो रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, एक्सक्रीशन हो जाएगा एनर्जी का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। आप फूड को भी तो एक्सक्रीट करते हैं, आप एनर्जी को क्यों नहीं रिलीज करते? ग्राउंडिंग ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिरों में आज भी हम जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, माथा मर्द और औरत दोनों लगाते हैं। देवी देवताओं के सामने अपने माथे को लगाने का मतलब अपनी फालतू एनर्जी को रिलीज करना है। ओके। ऐसा काम अगर लाइफ में भी कर लेंगे तो हमारे जो कंडीशंस होती है। ओके ओके। सर न्यूमरोलॉजी से आई वांट टू नो, मतलब बहुत सैडिस्ट क्वेश्चन हो सकता है, बट हमारी डेथ भी प्रीडिटरमाइंड होती है नंबर्स के बेसिस पे? देखिए, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, डेथ और बर्थ दोनों डिटरमाइन हो सकती है, बट एथिकल नहीं होता। तो मैं पर्सनली डेथ को नहीं प्रेडिक्ट करता। ओके। ऐसा नहीं है कि हमें डेथ दिखती नहीं है, हमें कई पेशेंट की डेथ दिखी है और उस वक्त उनकी डेथ हो भी गई कुछ टाइम पीरियड के बाद, बट ये एथिकल नहीं है, इसलिए मैं इसे कभी ओके क्वेश्चन का आंसर नहीं करता। ओके। आप भगवान का रोल नहीं कर सकते। आप किसी की बिगिनिंग और एंड के बारे में बताने वाले कोई नहीं तो इंसान का डिसइंटरेस्ट क्रिएट होता है जिंदगी की तरफ। राइट। तो ये मैं काम नहीं करता। ओके। हम कर सकते हैं वैसे, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नो डाउट। किस तरीके से डेथ होगी ये भी बता सकते हैं। ओके, मतलब ये भी लिखवा के आता है? बिल्कुल पॉसिबल। ओके। आप किस तरीके से जाएंगे बिल्कुल आपके पॉसिबिलिटी से बता सकते हैं। और इवन मैंने कई बार किसी के चार्ट में ये भी बताया कि उसके पहले घर में कितनी मृत्यु हुई हैं, जैसे अबॉर्शन हो, मिसकैरेजेस हो, ये भी पता लग जाता है। ओह ओके ओके। एंड पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चलता है करंट नंबर से? डेफिनेटली। ओके। जैसे हम कभी भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं लॉ शुगर में, हम करते हैं काम, सिलेबस के अंदर पढ़ाते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाते हैं कि 12th हाउस के अंदर एक पोजीशन होती है, प्लेसमेंट होती है, उससे हम निकाल सकते हैं किसी का पास कैसा था। 5th हाउस 6th हाउस एक रिलेशन होता है, हम ये देख लेते हैं कि पास कर्मा कैसे थे। आपके पिता आपकी माता के गर्भ में आप क्यों आए हैं? पिता के हम स्पिरिचुअल गर्भ में आते हैं, माता के हम फिजिकल गर्भ में आते हैं, ऐसा कहते हैं। ओके। तो हमें यही मदर फादर की मिले, ये भी निकाल सकते हैं। ओके, इट्स पॉसिबल। फैसिनेटिंग। ये काफी फैसिनेटिंग हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट एक है क्या कि लोगों ने ना इस साइंस को बहुत हल्के में लिया। आप भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपके व्यूअर्स भी इस बात पे कहेंगे कि हाँ ये कैसे हो सकता है, करिकुलम का पार्ट है, इसलिए मैं वो ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, बट यस वी कैन डू दैट। ओके ओके। हम ऑल्दो इसके बारे में फिर से एक दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे अबाउट घोस्ट एंड एवरीथिंग। अच्छा, बट न्यूमरोलॉजी से पैरानॉर्मल चीजों का भी कनेक्शन होता है? डेफिनेटली। ये आप बता सकते हैं? हमने किसी की फैमिली, मेरे पास शायद 18 से 20 केस ऐसे आए हैं जहां पर हमने फैमिलीज के अंदर बताया कि आपके जन्म से पहले कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की गई थी। ओके। बलि दी थी, ओह, कहीं ना कहीं कोई किसी को तर्पण दिया था एनर्जी वाइज, या फिर कोई और विद्या की गई थी आपकी क्रिएटिविटी के लिए, हमने बताया हुआ है। ओके, कोई एग्जांपल दीजिए इसका। एग्जाम्पल एक्चुअली फिर से वही है कि कोर्स कंटेंट वाली बात आती है, तो वो एथिकल इशू है, तो मैं उतना बता देता हूँ जितना अलाउड है।
और जितना सही रहेगा, नहीं तो वो दिक्कत आएगी मुझे बाद में। हमने नंबर 9 से एक पैटर्न ट्रेस किया था, घर के अंदर अबॉर्शन होने का और घर के अंदर मिसकैरेज होने का। हमने कैंसर फाइंडिंग के लिए काम किया था कि किस किस के इंसान के जिंदगी में कैंसर आ सकता है या आ चुका है, इसका डेट मतलब साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर और आपके 9, 4, 7 और 2 नंबर से एक कनेक्शन होता है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली शनि और बृहस्पति का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, जिस पर हमने 100 से ऊपर चार्ट्स में स्टडी करी हुई है कि ये कनेक्शन होता है तो इंसान की जिंदगी में कैंसर आएगा ही आएगा। ओके। 8th हाउस का 12th का या 8th हाउस के साथ सैटर्न का एक कॉम्बिनेशन होता है। इस पे भी हमने काम किया था कि इंसान की जिंदगी में कैंसरस कंडीशन अपीयर करती है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन पे हमने काम करा। मैंने आपको वही एग्जांपल बताया, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए हैं वो जानते हैं इन कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके। तो ये पॉसिबल है। मून के ऊपर सैटर्न का भी इम्पैक्ट था, जिसके ऊपर हमने काम करने पे बाद ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, कैंसर, इनका भी काम किया था। ओके। तो हम एक्चुअली मैं कैसे काम करता हूँ कि हर सब्जेक्ट के ऊपर या हर कंडीशन के ऊपर 100 चार्ट्स तक मेहनत करता हूँ कि अगर 100 चार्ट में सेम काम हुआ तो फिर वो कंक्लूजन ड्रॉ होता है। राइट। उससे पहले तो होगा तो वो फ्लूक हो सकता है। ओके। तो व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 100 चार्ट्स अबाउट वन थिंग, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ थ्योरी। ओके, सुपर इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ मुझे जाननी जी, है, अब जैसे ये पॉडकास्ट कोई भी देखेगा उसे मतलब लग सकता है कि मेरे लाइफ में ठीक है नंबर्स के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ ट्रेट्स है जो कि जी लाइफ में इश्यूज ला सकते हैं, उसे रिजॉल्व कैसे करे वो? रेमेडीज भी होती हैं। ओके। हम रेमेडीज भी पढ़ाते हैं, मैं रेमेडीज बताता भी हूँ। सो रेमेडीज इन व्हाट सेंस? एज कुछ मंत्र होता है या क्या होता है? देखिए, मंत्रिक रेमेडीज भी होती हैं, कर्म रेमेडीज में मैं बिलीव करता हूँ। जैसे हमारे पास, मैं बृहस्पति को रेमेडी बताऊंगा तो मेरा मानना है कि अगर अपने गुरु के पैर छू लेंगे तो उससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं होती। ओके। अपने ज्ञान की रिस्पेक्ट करेंगे उससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि अब इसके लिए जाकर आप कोई कद्दू के ऊपर पीला धागा बांध के उसमें 11 सिक्के उस पीले रंग के करके, रेमेडीज के बहुत तरीके हैं उनके अपने अपने, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, पर कर्म से बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। यदि मेरे सूर्य में दिक्कत है तो मुझे अपने पिता से रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। जीवित नहीं है तो मन में ध्यान करना चाहिए सुबह उठकर। मून मेरा बाधित है, माता का ध्यान करना चाहिए। ओके। बुध कहीं खराब हो, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इन रेमेडीज में बिलीव करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर इंसान कोई और कुछ करे तो ज्यादा बेनिफिट देगा। ओके। और ये काम करने से बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। ये मेरी अप्रोच है। मेरे एक्चुअली अप्रोच में कभी मैं ऐसी रेमेडी नहीं लेता कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी घुमा फिरा के रेमेडीज हैं। सिंपल रेमेडीज, इंटैक्ट रेमेडीज, उसी पे काम करना पसंद है। ओके। ओके। एंड 2024 जो मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि शनि का साल होता है जी, तो इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? कर्म। ओके। खाली बैठने से अच्छा, माइंड में सोचने से अच्छा कुछ एक्शन करेंगे, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। बट ये तो फिर मतलब हर साल के लिए एक नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कई साल ऐसे होते हैं कि आप बैठ के भी मजा ले सकते हैं। आपके अपने चार्ट पे डिपेंड करता है। वैसे तो सेटिंग के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस साल कर्म जिनका प्रधान रहेगा, जो अपनी थ्रेशोल्ड को पुश करेंगे, उनको ज्यादा बेटरमेंट होगी। और ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है और दूसरों को भी देख रहा हूँ। बिकॉज 8 अगेन डिसिप्लिन वाला ना। एग्जैक्टली, वो गियर शिफ्ट देता है। शनि आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, शनि आपसे अपॉर्चुनिटी लेता भी है। देता उन्हें है जिनकी एबिलिटी बन जाती है, जो मेहनत कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट करता है उनके ऊपर। बट जो आप नहीं करेंगे तो आपसे वापस भी लेता है। तो ये साल कई लोगों के लिए खराब जा रहा है, जो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे होते बहुत सालों से। मैं जानता भी हूँ, मेरे पास कई सारे चार्ट आते हैं तो मैं देखता भी हूँ। जो लोगों ने हार्डवर्क करा है और अगेंस्ट द ग्रेडियंट हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको तो जबरदस्त इंपैक्ट आ रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। और कोई चीज़ न्यूमरोलॉजी जो हमसे छूट गई हो अभी? न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं करी, और यहाँ पर एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना आपके व्यूअर्स के लिए थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। एनर्जीज घर में कब आती हैं, भूत प्रेत की बाधाएं क्या होती हैं, वो भी हम कर सकते हैं। घर के अंदर पितरों का ऋण जो होता है वो भी हम देख लेते हैं। आपके फोर फादर्स, आपकी मदर फादर, उनका रिलेशनशिप कैसा था वो भी देख लेते हैं। ओके। चार्ट से हम ये जान सकते हैं किसी के बारे में कि आपकी योनियां कितनी रह चुकी हैं, वो भी कर सकते हैं। योनियां कितनी रह चुकी है मतलब? आप कितनी लाइफ में क्या क्या रह चुके हैं वो भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं इस पे काम, और करा हुआ हमने काम। और इतना कंटेंट है कि मैं शायद यहाँ पर हमारा एक पॉडकास्ट छोटा पड़ेगा। ओके। बहुत सारी चीजें हैं, तो आने वाले कुछ टाइम पीरियड में शायद हम दोबारा मुलाकात करेंगे, डेफिनेटली उन बातों के बारे में और जिक्र करेंगे। ओके सर, ये वाला पॉडकास्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, स्पेशली न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ हटके नॉलेज मिला। जो यूजुअली लोग बात करते हैं वो चीज़ों पे हमने आज बात नहीं की। एंड एज अ पॉडकास्टर वो मेरा पर्पस भी है कि मैं
नई चीज़ें लोगों तक लाओ। थैंक यू सो मच, सो थैंक यू इतना सारा नॉलेज हमें देने के थैंक यू लिए। सो मच। हर हर महादेव साहब। हर हर